दुनिया भर में एक ऐसा इशू जो कि दशकों से चला हुआ आ रहा है और बार बार इसके बारे में बात करते हैं कि भाई साहब ये है या फिर नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा हो रखा है कि मतलब एक तरीके ने जादू का पिटारा कि खुलने के बाद में पता चलेगा कि है या फिर नहीं है, पर लेकिन सब लगे हुए हैं, पता आज तक चला नहीं है। रियलिटी में इसके ऊपर बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आती हैं, अलग अलग न्यूज एजेंसी अलग अलग देश क्लेम करते हैं कि भाई साहब एलियन है। तो एलियन है या फिर नहीं है, तो ये खबर अभी निकल कर आ रही है मैक्सिको से। मैक्सिको के अंदर जो साइंटिस्ट है ना, उन्होंने ये जो बॉडी आप लोगों को दिख रही है पिक्चर में, इसको स्कैन किया, इसकी एमआरआई की, इसका डीएनए टेस्ट किया, तो बड़ी अजीब सी चौंकाने वाली एक न्यूज सामने निकल कर आई कि धरती पर कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसके साथ में इसकी चीजें जो हैं वो मैच करती हो। यानी कि यहाँ पर ये धरती पर किसी भी प्राणी के साथ में यहाँ पर इसकी चीजें जो है वो मैच नहीं करती है। इसका जो सर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये सर है, इसका हेड, ये इसकी बॉडी है, और इसके हाथ पे आप लोगों को 3 फिंगर यानी कि 3 उंगलियां आप लोगों को देखने को मिलेगी। और यहाँ पर बिलीव किया जा रहा है, एक की तरीके से यहाँ पर टर्म भी दिया गया है जिसे आप यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैक्सिको एलियन एग्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर ये भी दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो पर्टिकुलर एनालिसिस करके कि यहाँ पर प्रेगनेंसी भी इनके द्वारा जो है कंसीव की जा सकती है, एक टेस्ट किए जा रहे हैं यहाँ पर इनके ऊपर। यानी कि एक तरीके से पास्ट में लाइफ, एक तरीके से पास्ट में जो क्लेम किया गया कि एक तरीके से इनकी लाइफ में प्रेगनेंसी भी देखने को मिल सकती है। ये जो अभी यहाँ पर जो चीजें देखने को मिल रही हैं, ये कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह कि इस चीज को पुख्ता कर देंगे अगर इनका एक तरीके से अवशेष किसी के साथ में नहीं मिल पाया कि हाँ हो सकता है कि एलियन हो। और आप लोगों को पता है कि अलग अलग दुनिया भर की स्पेस एजेंसी जो है वो अपने मिशन छोड़ रही हैं आज की डेट में, और एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक्सो प्लैनेट पर जाकर ये कोशिश करें कि कहीं ना कहीं जीवन मिल जाए। आप लोगों ने देखा ना कि चांद पे जाकर पानी ढूंढ रहे हैं, मंगल पर जाकर पानी ढूंढ रहे हैं, अब सूरज पर तो नहीं ढूंढेंगे, वहां तो पानी जो है हवा बन जाए अगर वहां कोई ढूंढेगा तो फिलहाल बेसिक मुद्दा पानी ढूंढने का तो बोलना है कि पानी ढूंढ रहे हैं। पानी का मतलब होता है लाइफ, कि यहाँ पर लाइफ भी मिल सकती है। तो अभी ये एक ऐसी न्यूज है जिसने दुनिया भर की नजर जो है वो अपनी ओर खींच रखी है। ठीक है, आप लोग क्या लगता है कि एलियन है या फिर नहीं है? यार देखो, जब आप लोग अपना अस्तित्व देखोगे ना, इस पूरी पृथ्वी को देखोगे, तो पूरी पृथ्वी के ऊपर भी अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, अपनी पूरी गैलेक्सी देखोगे, तो गैलेक्सी के अंदर में पृथ्वी एक छोटा सा आप लोगों को कहीं ग्रह नजर आएगा। और उस ग्रह पर आप लोग कहाँ बैठे हैं, आप लोग खुद देखिए। इतने सारे देश है, इतने सारे देश में कहीं एक पूरा देश है, उस देश के अंदर में कोई शहर है, उस शहर के अंदर में कहीं पर एक गांव या शहर, उसके घर में आप लोग कहीं पर बैठे हुए हो, तो ये अस्तित्व है हमारा। तो हम लोग को अभी कुछ पता नहीं है भाई साहब, इतनी बड़ी है ये गैलेक्सी और इतनी ज्यादा चीजें फैली हुई हैं आज के डेट में। अगर आप लोग इनको देखोगे तो ये एक अलग लेवल का आप लोग यहां पर बोल सकते हो पैटर्न है, जो कि हम लोग ऐसा डिनाई नहीं कर सकते कि हो सकता है कहीं ना कहीं जीवन पनप रहा हो, हमसे भी शानदार तरीके से किसी ग्रह पर कोई लाइफ को एंजॉय कर रहा हो। तो इसलिए यहां पर एक्सपेक्टेशन लगाई जाती है कि क्यों ना उनके साथ में कनेक्ट हो। आखिर कैसा लगेगा सोच के देखो एक मिनट, कि किसी ग्रह के लोग जो है पृथ्वी पर आ रहे हैं और हम लोग पृथ्वी से वहां पर जा रहे हैं घूमने के लिए। ठीक है, और आगे चलकर उनकी रिलेशनशिप हो रही है, उनकी शादियां हो रही है। ठीक है, दूसरे प्लैनेट पे जा रहे हैं, अभी दूसरे देशों में जाते हैं अगर हमारे जैसे इंसान पा जाए कहीं पे तो कैसा लगेगा? ठीक, ऐसा बताओ, सोच के देखो एक मिनट, कितना इंटरेस्टिंग से लग रहा है। तो यहाँ पर ये मैक्सिकन डॉक्टर हैं जिनके द्वारा इनके ऊपर स्टडी की गई और रिसर्च की गई, जिसकी वजह से ये डेटा जो है दुनिया भर के सामने निकल कर आया और ये कॉन्टिन्यूसली न्यूज में अभी फिलहाल आज की डेट में बना हुआ है। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो कल का दिन कैसा रहा और आज के दिन को कैसे यूटिलाइज करने वाले हो, पहले तो ये बताओ। मतलब जो शानदार फीडबैक आप लोगों ने दिए ना, पूरी टीम का दिल खुश कर दिया यार, कसम से आप लोगों ने। ठीक है ना, पूरी टीम ने जो मेहनत की थी, और आज का डिस्कशन और भी शानदार आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो फीडबैक स्टार्टिंग में ही दे देना, क्योंकि टीम जो है वो खुश हो गई थी कल आप लोगों के लाइक्स देखकर और आप लोगों के कमेंट देखकर। ठीक है, तो आज का जो टारगेट है वो 6000 का है, इसको क्रॉस करना। ठीक है ना, सारी टीम है, बेसिकली मजा आ गया, कह रहे कि सर मजा आ गया, स्कोर अच्छे से लेके चलते हैं। जितने सजेशन आप लोगों ने कल दिए ना, वो सारे के सारे टीम ने देखे जैसा कि, ठीक है, उस पर आने वाले टाइम में सारी चीजें जो हैं वो आराम आराम से मंडे तक सारे इंप्लीमेंट कर दी जाएंगे आप लोगों से। इसके बारे में आगे भी डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, पर फीडबैक जरूर देना अपना, कुछ भी अपडेट्स अगर आप लोगों को चाहिए तो सारी बातें बता देना कमेंट बॉक्स में, दिल को उसके टेंशन मत लेना। ठीक है, बोला गया कि बैड एटीट्यूड इज लाइक ए फ्लैट टायर। फ्लैट टायर अगर हो जाए ना गाड़ी का, भाई साहब खिसक नहीं पाएगी जरा सी भी, मतलब एक तरीके से बर्बाद है, समझो कि खटारा बन गई, ये समझो आप लोग। यहाँ पर आप लोग कहीं नहीं जा सकते उसको लेकर। ऐसा ही इंसान का एटीट्यूड है अपना। जब तक आप लोग एटीट्यूड चेंज नहीं करोगे ना, खासकर अपने लिए, अगर अपने लिए आप लोगों का एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है, तो ये समझो कि आप लोगों की गाड़ी वहीं खड़ी रहनी है, कहीं नहीं जानी है। आप लोगों को ये लगता है ना कि यार हमारी जिंदगी तो ऐसी रहने वाली है, बदलने वाली नहीं बदलेगी यार। अगर नहीं बदलोगे तो कोई और नहीं बदलने वाला है।
जिंदगी में अगर आप लोग आज की डेट में अपने आप को चाहते हो कि इंप्रूव करना, तो इस दुनिया में से कुछ टाइम के लिए गायब हो जाओ। गायब मतलब अपने आप को एक ऐसी जगह पर ले जाके रखो कि जहां पर बस आपका फोकस अपने ऊपर रहे, इस दुनिया पर न रहे। और ये फोकस जिस दिन आप लोग का 100% अपने ऊपर आ गया, जो रिजल्ट आएगा ना भाई साहब, वो चमत्कार कर देगा। इतनी बेहतरीन पर्सनैलिटी निकल कर आएगी। क्यों? क्योंकि आप लोग अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव कर रहे होंगे, अपनी चीजों पर फोकस कर रहे होंगे, अपनी क्या क्या कमियां हैं उनको ठीक कर रहे होंगे। और इसके लिए टाइम देना पड़ता है, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो अपने आप से नहीं होती है। बर्तन भी जब मैला हो जाता है ना, घिसना पड़ता है उसमें चमक लाने के लिए। आपको भी अपने आप को घिसना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा। जब तक नहीं घिसोगे, नहीं रगड़ोगे, तब तक तो भाई साहब बिल्कुल जंग लगे हुए पड़े रहोगे। और जंग लगे हुए पड़े रहोगे तो वो किसी काम का नहीं है। जंग लगा हुआ बर्तन या फिर जंग लगा हुआ लोहा, वो बर्बादी होता रहता है। तब आप लोगों ने डिसाइड करना है कि उस जंग को हटाकर चमक लेकर आनी है, या फिर उस जंग में डूबकर मर जाना है और ज्यादा कि बस ये जंग ही हमारी जिंदगी बन गया है। अब ये आप लोगों ने डिसाइड कर लेना है। सोच लेना कल का दिन कैसा रहा और आज का दिन कैसे यूटिलाइज करने वाले हो, और डिसिप्लिन में कितने नंबर हैं आज आपके, ये आप लोगों को जरूर बताना है। जिस टाइम डिसाइड किया था उस टाइम उठे हो, या फिर एक्सरसाइज की है। और इसी के साथ में जो जो आप लोगों ने बेसिकली अपना प्लान बनाया है आज के लिए, क्या वो आप लोगों की टेबल पर रियलिटी में है? अगर प्लानिंग नहीं की है तो फिर टेंशन लेना जरूरी है, क्योंकि टाइम ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। तो प्लानिंग के ऊपर जरूर फोकस करो। एटलीस्ट 1 डे प्लानिंग तो जरूर रखो कि आज का दिन कैसे यूटिलाइज करना है, और रखो या ना रखो, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूं कि 5 साल की प्लानिंग बना के बैठ जाओ भी, कम से कम 1 दिन की प्लानिंग बना लो कि आज का दिन ऐसे यूटिलाइज करना है। इतना कम से कम मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप लोगों से, ठीक है। अभी आगे बात करेंगे शानदार तरीके से। एंजॉय करते रहिए और फीडबैक देते रहिए। जो जो अपडेट करनी है मंडे तक सारी हो जाएगी, बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, ठीक है दोस्तों। बहुत ही शानदार आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, चक्षु खोलने वाले। ये आर्टिकल तो ऐसा है कि आप लोगों का सुनकर मजा आ जाएगा कि इंटरनेशनल रिलेशन या इंटरनेशनल इशू को किस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। इतनी गहराई में जाकर ये आर्टिकल समझाया गया ना, मतलब मजा आ गया मेरा पढ़ के। आप लोगों को एक जब इसके परत खोलूंगा इसकी, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि जो आज के दिन में देखने को मिल रहा है वो कैसे आया यहाँ तक। शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे। ये वाला आर्टिकल काफी इंटरेस्टिंग है। इसको मैं एक समरी के तौर पर आप लोगों को दिखाऊंगा। एक बड़ा ही प्यारा सा एक पूरा एक पर्टिकुलर एक समरी पॉइंट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। बड़ा ही एक टीम के द्वारा शानदार तरीके से इसको बनाया गया, तो काफी अच्छा है। उसके बारे में हम लोग समझेंगे अच्छे से। मतलब पूरा कई सारे पॉइंट्स में आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ, बहुत तसल्ली में। सेंसस के बारे में बात करेंगे, बहुत ही डिटेल में आर्टिकल डिस्कस करूंगा, बहुत ही शानदार तरीके से। बहुत सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। यूएसए की पॉलिटिक्स का है, यूएसए जो बाइडेन का जो है बेसिकली इंपीचमेंट करने की बात की जा रही है, तो ये हमारे काम का नहीं है। अपने देश के प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट के बारे में पढ़ लेना, पॉलिटी जाकर एक बार रिवाइज कर लेना। आज आप लोग ये ड्यूटी है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि सर पॉलिटी का रिवीजन करा दो, ठीक है। पॉलिटी के लेक्चर डेली आप लोगों को मैं दिया करूंगा कि आप लोगों को पॉलिटी का रिवीजन स्टार्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो देखता हूं कौन कौन रेडी है इस चीज के लिए, बताइए जरा। मैं चाह रहा हूं कि चीजें इस तरीके से लेके चली जाए कि आप लोगों का करंट के साथ में स्टैटिक भी आप लोगों का जो है वो अच्छे से तैयार होता हुआ चले, ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से एंजॉय कर सकें, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यार यहाँ पर यह है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि आज की डेट में जिस तरीके से मैं पैटर्न यहां पर आप लोगों के लिए करने की कोशिश कर रहा हूं, ये एक इंसान का अकेले का काम नहीं है, पूरी टीम यहां पर लगी हुई है, तब जाकर ये चीजें जो है पॉसिबल हो पा रही है। क्योंकि ये सारे आर्टिकल जिस टाइम तक लेकर आप लोगों के सामने आना सिस्टमेटिक वे में, और अभी सब सारी चीजें आप लोगों को ढंग से प्रोवाइड कराना, इनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आप लोगों को कराना, और पूरा जो डिस्कशन रहने वाला है वो नेक्स्ट लेवल का आप लोगों को देखने को मिलेगा। बस 1-2 दिन का टाइम दे दो, ठीक है। पूरी टीम सेट है, शानदार तरीके से एक चीज देखने को मिलेगी जिसमें हर एक चीज जो है वो आप लोगों के सामने कवर होती नजर आएगी। मतलब आप लोग की आत्मा तृप्त हो जाएगी। इस तरीके का ये डिस्कशन होगा। आप लोगों को सारी चीजें एक ही जगह इकट्ठी आप लोगों को मिलेगी। अलग अलग वीडियो के चक्कर में भी आप लोगों को नहीं पढ़ना पड़ेगा। कई सारे बच्चे बोलेंगे सर नैनो मैगजीन फिर से स्टार्ट कर दो, टेंशन मत लो, इसके अंदर में पूरी तरक्की आप लोगों की हो जाएगी, ठीक है। इस तसल्ली में सारी चीजें जो है वो कवर की जाएगी। करंट में क्या चल रहा है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या है, प्रैक्टिस आंसर राइटिंग, वोकैबुलरी के बारे में कई सारे बच्चे बोले थे, वोकैबुलरी भी रहेगी, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी रहेगी, सारी चीजें आप लोगों की रहेगी। टेंशन मत लेना, एक ही वीडियो में काया पलट हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है। बाकी अगर उसके बाद भी आप लोग बोलोगे कि कुछ चेंज करना है तो चेंज कर देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर फिर से मैं बोलूंगा टीम का बहुत ज्यादा एफर्ट लग रहा है, ठीक है। कई सारे लोग जो है पहले में काम अकेले किया करता था सारी चीजें बैठ के, पर लेकिन पहले जो न्यूज़पेपर था वो थोड़ा जल्दी आया करता था, अभी न्यूज़पेपर लेट में आता है, तो इसकी वजह से कई सारे लोगों को मिलकर ये काम करना पड़ता है। तो इस तरीके से देखो, पहले बात ये थी कि मतलब एक तरीके से ना मैं 1 मैन आर्मी था, ठीक है। अभी जब टीम लग रही है तो अपग्रेडेड चीजें भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके अपग्रेडेशन का एग्जाम्पल आप लोगों को अभी आने वाले जो महीना है ना अक्टूबर में, उसमें सारे एग्जाम्पल आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। इस तरीके से चीजें जो
हैं वो स्टैब्लिश की जा रही हैं। मतलब मजा आएगा आप लोगों का, बहुत कुछ आप पाइपलाइन में चल रहा है, आप लोग चीजों को काफी शानदार तरीके से एंजॉय करते हुए नजर आओगे, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। मतलब आप लोग की पढ़ाई को इतना सिक्योर तरीके से लेके चलेंगे ना कि आप लोगों को मजा आ जाएगा कि हाँ इस तरीके से यार चीजें होंगी, तो आप लोगों को लगेगा कि कॉन्फिडेंस आएगा, सारी चीजें आप लोगों के कंट्रोल में होती है, आप लोगों को नजर आएंगी। बस थोड़ा सा साथ बनाए रखिएगा, ठीक है। एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई मॉर्निंग में, बेसिकली बहुत सारी चीजें मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका था, ये सारी चीजें आप लोग देखोगे। हुआ क्या, जब इसको देखा इसमें वॉइस ही नहीं थी, ठीक है। ये देखो कितनी सारी न्यूज़ है, ये सारी न्यूज़ मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका था। फिर मतलब दिमाग ऐसा हो गया, मैंने कहा यार फिर से सारी चीज़ें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, ठीक है। ये देखो ये सारी न्यूज़ जो है, ये लगभग 30 मिनट की वीडियो जो है वो फिर से रिकॉर्ड करूंगा मैं अभी, ठीक है। मतलब इसके आगे भी हम लोग रिकॉर्ड करते हुए चलेंगे, तो इसकी वजह से थोड़ा सा और आज डिले हो गया, पर मैक्सिमम जो है वो 7 बजे एंड होगा। 7 बजे से पहले पहले आप लोगों को जो है वो वीडियो प्रोवाइड करा दी जाया करेगी, इस बात का पूरा फोकस रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, और इसी के साथ में फीडबैक जरूर दे देना, वीडियो को लाइक या डिसलाइक कर बता देना। लाइक करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अब मेरे लिए नहीं है, पूरी टीम के लिए है, एक सपोर्ट बनाए रखना। बस ये है कि एक तरीके से कल जो है बहुत सारे बच्चों ने, आप लोगों ने कई सारे सजेशन दिए, वो सारे सजेशन पूरी टीम ने लिख लिए हैं, और कैसे कैसे उनको इंप्लीमेंट करना है उसके ऊपर भी पूरा बेसिकली एक पूरा प्लान बनाया जा रहा है। पीडीएफ आप लोग कैसे प्रोवाइड करानी है हिंदी और इंग्लिश में, कई सारे बच्चे बोले थे सेपरेट उसको प्रोवाइड करा दो, या फिर उसके लिए अलग से एक्स्ट्रा डेटा प्रोवाइड कराना है, उसके बारे में देखेंगे किस तरीके से चीजें करनी है। फिर एप्लीकेशन के ऊपर क्विज कैसे होगा उसके बारे में यहां पर देखने की कोशिश की जा रही है। पहले दिन आर्टिकल डिस्कस करें, अगले दिन क्वेश्चन के थ्रू उसका रिवीजन करें, इससे लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद रख पाएंगे। ये भी चीजें इंक्लूड करने की कोशिश की जा रही है, तो मतलब बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आप लोगों को क्या करना है, जस्ट आप लोगों को एक तो फीडबैक देते रहना है, जो भी आप लोगों को मन में आ रहा है कि हाँ यार ये होना चाहिए, उसका फीडबैक देना है, पॉइंट नंबर 1। इसी के साथ में अगर पसंद आ रहा है तो चीजों को लाइक कर सकते हैं, 1 सेकंड लगेगी, जितने ज्यादा लाइक्स बढ़ेंगे उतने ही ज्यादा टीम को कॉन्फिडेंस मिलता है। तो अब मेरा कॉन्फिडेंस नहीं, अब टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ाया आप लोगों को रखना है, क्योंकि मॉर्निंग में जग रहे हैं कई सारे लोग यार, ठीक है। तो आज का टारगेट है 6000 लाइक, तो देखता हूं इसको पहुंचा पाते हो कि आप लोग। कई सारे बच्चे जो हैं वो यहाँ वो बेसिकली एक टीम मेंबर बोल रहे हैं कि सर टारगेट दो, ठीक है ना। जैसे हमारा टारगेट है कि हम लोग अपना एनालिसिस कंप्लीट करना है, ऐसे ही सबको टारगेट दो, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए और बाकी एंजॉय करिए। और जो पीडीएफ है वो अभी आप लोगों को कल की प्रोवाइड नहीं कराएगी, रीजन यही है कि उसमें कई सारी चीजें ऐड कर संडे तक सारी चीजें अपडेट कर दी जाएंगी, बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, ठीक है। ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि मुझे पता है कि चीजें किस तरीके से मैनेज हो रही है पीछे, पर लेकिन हाँ जो हो रही है वो अच्छे के लिए हो रही है, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये काफी इंपोर्टेंट और शानदार न्यूज निकल कर आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की साइड से, इसके बारे में मैंने तसल्ली में डिस्कस किया था। आगे यहां पर इसके बारे में अभी और बातें करूंगा, जिसके बारे में सारी बातें बताऊंगा। ये सारे न्यूज एनालिसिस वाले पोर्शन पे हम लोग देख लेंगे, ठीक है। आज लगा तो बहुत सारी चीजें थी यार, इतने सारे लोग लगे हुए थे, दुनिया भर की न्यूज बना दी इन्होंने, ठीक है। क्वेश्चन भी इतने लगा दिए जिसकी कुछ हद नहीं है, पर लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अगर मैं इसको डिस्कस करने बैठूंगा तो वीडियो जो है वो 9 बजे पहुंचेगी। ऐसा है, पीपीटी में चीजें डाल दी जाएंगी सारी, टेंशन मत लेना आप लोग, ठीक है ना। बाकी ये करेंगे कि अगर कुछ बचेगा आज तो कल संडे है, तो कल संडे में कम आर्टिकल रहेंगे तो कल संडे में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। सारी चीजें डाल दी गई है, वोकैबुलरी के लिए आप लोग बोल रहे थे तो वोकैबुलरी भी डाल दी गई है, नेशनल इंपोर्टेंट सब कुछ है पीपीटी के अंदर में, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, भरपूर माल मसाला है। तो पहले एडिटोरियल देखते हैं, इसके बाद में फिर ये पोर्शन देखते हैं, ठीक है। सब खुशियां बनाते हैं जब बच्चा होता है कि बच्चा हो गया, बच्चा हो गया। क्या आप लोगों को पता है कि बच्चा पूरा प्रोसीजर कैसे होता है कंप्लीट? गलत मत सोचो, ठीक है। फिजिकली नहीं पूछ रहा हूँ, बायोलॉजिकली पूछ रहा हूँ। जब एग एंड स्पर्म मिलते हैं उसके बाद में एक 9 मंथ का पूरा प्रोसीजर होता है, और उस 9th मंथ में वो बच्चा जो होता है वो माँ के पेट में बड़ा होता है, जैसे हम लोग बड़े हुए हैं, और फिर जाकर 9+ मंथ में वो बच्चा जो है इस दुनिया में आता है। तो तब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कि बच्चा हो गया, बच्चा हो गया। आखिर ये बात मैंने क्यों बताई? ये बात इसलिए बताई कि जो आज आप लोगों को दिख रहा है ना कि G20 की मीटिंग में अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा अनाउंस किया गया, जिसको लेकर दुनिया भर में कई सारी रिएक्शन आई। किसी ने अच्छा बोला और किसी ने बुरा बोला। बुरा किसी ने बोला वो भी बताऊंगा, अच्छा किसी ने बोला वो भी बताऊंगा। और ये क्या था? ये था एक इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि हमारे देश से होता हुआ यहाँ से और यूरोप को पहुंच रहा था। इसका बेसिक पर्पज ये था कि कहीं ना कहीं इंडिया को यूरोप के करीब ले जाना। ये यहाँ पर आप लोगों को पर्टिकुलरली इसका पूरा कनेक्शन देखने को मिलेगा। पर लेकिन ये पर्टिकुलर जो इकोनॉमिक कॉरिडोर यहाँ पर आ गया, इसके पीछे का प्रोसीजर क्या है कि यहाँ तक पहुंचा गया से, तो बहुत ही तसल्ली में इस पर्टिकुलर आर्टिकल में जो स्टैनली साहब हैं उनके द्वारा डिस्कस किया गया है। बहुत ही प्यारा आर्टिकल है, एक तरीके से आप लोगों को दुनियादारी की एक समझ डेवलप करेगा। उन्हें कहते हैं कि आप लोगों की बुद्धि का विकास करेगा
कि जो भी ऊपर दिखता है ना वो होता नहीं है। यानी कि एक तरीके से जब पानी बोलते हैं ना, पानी उबल गया, वो एकदम नहीं उबलता है, बहुत देर तक उसके नीचे नहीं आंच जलानी पड़ती है, आग लगानी पड़ती है, तब जाकर आप लोगों को पानी जो है उबलता हुआ नजर आता है। प्यारा आर्टिकल है, ध्यान से सुनिएगा, तसल्ली में सारी बातें बताता हुआ चलूंगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं यहाँ पर G20 की मीटिंग के अंदर में जो यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो एक प्रोजेक्ट रखा गया, इसके लिए जो बाइडेन साहब को डोनाल्ड ट्रंप का थैंक्स बोलना चाहिए, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। क्या बात कर रहे हो सर, वो रिपब्लिकन पार्टी के हैं, वो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कांग्रेस और बीजेपी आपस में थैंक्स बोलने लगे। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आज की डेट में जो ये प्रोजेक्ट इतना आसानी से आप लोगों को कनेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा शायद इस प्रोजेक्ट में, अगर ध्यान से आप लोग देखोगे तो इसमें सऊदी अरेबिया और फिर इजराइल को कनेक्ट किया जा रहा है। दो अपने ही आप में कट्टर दुश्मन है काफी लंबे समय से, और आप लोगों को पता है कि इनको मिलाने का काम किया गया था किसके द्वारा, डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा। डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा वो ऐतिहासिक पिक्चर जो कि दुनिया भर में वायरल हुई थी, ये आप सबने देखी होगी। इस अकॉर्ड का नाम दिया गया था, कुछ पर्टिकुलर एक नाम दिया गया था, बताइए इसका नाम क्या था। इस पर्टिकुलर अकॉर्ड की वजह से यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन में शांति आई, और तब जाकर यहाँ पर आज की डेट में ये चीजें आगे बढ़ पा रही हैं। हालांकि इसमें उस टाइम पर सऊदी अरेबिया का कोई मतलब नहीं दिख रहा है, पर लेकिन प्रेजेंट टाइम पर ये नॉर्मल हो गए यहाँ पर इजराइल और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो कहीं ना कहीं उससे एक कहीं पैटर्न बनता हुआ आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। यानी कि सऊदी अरेबिया के एक साइड में इजराइल है और दूसरी साइड में यूएई है, और इसके थ्रू यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को कनेक्ट किया जा रहा है। तो सोचो अगर यूएई और इजराइल ना मिलते तो क्या ये प्रोजेक्ट जो है वो आगे बढ़ पाता। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा जो अब्राहम अकॉर्ड ये साइन कराया गया था, आप लोग बोल सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट का फर्स्ट फेज जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है जाने अनजाने में तैयार करके चले गए, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। याद रखना इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे गए थे। सितंबर ये 15 2020 की बात है जब ये ऐतिहासिक पिक्चर सामने निकल कर आई और इसको अब्राहम अकॉर्ड का नाम दिया गया। ये जो अकॉर्ड था ये नॉर्मली यहाँ पर दो देश के बीच में आप लोगों को देखने को मिला, एक तो था यहाँ पर इजराइल और दूसरा था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और इनके द्वारा ये अकॉर्ड साइन किया गया कहां पर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर में। कई सारे क्वेश्चन स्टेट पीसीएस के अंदर में उस टाइम पर पूछे गए जब ये अकॉर्ड निकल कर आया था कि कहां पर साइन किया गया। तो लोग सोच रहे थे कि यार इजराइल में होगा या फिर यूएई में होगा, पर लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चचा ने अपने वहां पर बुलाया दोनों को और बोला कि चाय समोसे के साथ में बैठकर बातें करेंगे शांति के साथ में, ठीक है। तो तब जाकर ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है वो साइन हुआ था। आज की डेट में जो यहाँ पर जो बाइडेन साहब जो हैं वो इसका सेकंड फेज आप लोग बोल सकते हैं कि वो लेकर चल रहे हैं कि आगे अब चीजों को यहाँ से कैसे लेकर चल रहे हैं। तो अब यहाँ से वो एक अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को आगे लेकर, और साथ ही साथ चाइना को भी यहाँ पर डील करने की 100% कोशिश की जा रही है, क्योंकि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो दुनिया भर में एक डेट ट्रैप बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो इसका ऑल्टरनेटिव लेकर आ रहे हैं यहाँ पर यूएसए मिलकर यहाँ पर ऑल ओवर जो भी कंट्री है साथ में, ताकि जो ये उधारी वाली पॉलिसी है, चाइना क्या करता है दुनिया भर का उधार बांट देता है और फिर लोगों को अपने डेट यानी कि ऋण में फंसा लेता है, और इसके ऋण में फंसने के चक्कर में कई सारे लोग जो है बर्बाद हो गए। नहीं, कई सारे लोग हैं प्यार कर बैठे और प्यार के चक्कर में बर्बाद हो गए। उनमें से श्रीलंका भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, और हमारा पड़ोसी देश हमारा लंगोटिया यार पाकिस्तान भी उसी बेसिकली होने के उसी नाग का डसा हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से वो आज तक उभर नहीं पा रहा है, और वो नाग है चाइना। और यहां पर डायरेक्टली चाइना नहीं, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बोलना पड़ेगा कि जिसने यहां पर डसा था। अच्छा, G20 के बारे में सारी चीजें G20 से निकल कर आई। हमारे देश में जो G20 की ये मीटिंग थी ये कौन से नंबर की थी जरा ये बताइए। और आप लोगों को यहां पर ये बताना है कि फिलहाल जो G20 में जो ट्रिनिटी है वो इस मीटिंग के बाद में वो कौन कौन बन गए हैं। इनके जो 3 मेंबर होते हैं, जहां मीटिंग हो चुकी है, जहां अब की बार हुई है और जहां होने वाली है, ये 3 मेंबर होते हैं। इंडिया तो है ये आप लोगों को पता चल गया, बाकी के 2 मेंबर अब कौन है इसमें ये भी आप लोगों को बताना है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन एक ही है पर लेकिन बार बार इसका पैटर्न चेंज होता रहता है जैसे जैसे यहाँ पर ये G20 की मीटिंग जो है वो आगे बढ़ती है। अभी इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जो बाइडेन साहब के ज्यादा अच्छे रिलेशन थे नहीं सऊदी अरेबिया के साथ में, पर लेकिन उसके बाद भी इन्होंने जो मोहम्मद बिन सलमान है उसको गले लगाया और बोला कि दोस्त गलती हो गई, उस टाइम पर मैंने तुम्हारे ऊपर आरोप लगाए सलमान खुर्शीद को लेकर, ठीक है। तो उस टाइम पर बेसिकली बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिली थी, जब यहाँ पर जो सऊदी अरेबिया के द्वारा अपने एक जर्नलिस्ट को मारा गया था इजिप्ट में जाकर, तो बहुत बुरी प्रॉब्लम वहां पर निकल कर आई थी, ठीक है। तो उसके चलते जो बाइडेन ने बोला था कि मैं पावर में आ गया
तो भाई साहब इस इंसान को जो है वो तख्ते पर लटका दूंगा। हालांकि हुआ क्या, ये खुद ही लटकते हुए नजर आ रहे थे। पर लेकिन अच्छे लीडर कौन होते हैं? अच्छे लीडर वो होते हैं कि जो पुराने गिले शिकवे को भुलाकर अपने साथ मिलकर एक प्रोग्रेसिव वे में चले। तो जो बाइडन साहब की अप्रोच जो है वो काफी अप्रिशिएट की गई कि कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया को वो अपने साथ में लेकर आ गए। वो सऊदी अरेबिया जो कि चाइना के काफी करीब जाता हुआ भी यहां पर नजर आ रहा था। तो फर्स्ट फेज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तैयार किया और दूसरे फेज में काफी बड़ा योगदान आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये था जो बाइडन साहब का। पर यहां पर ये योगदान यहीं पर ही खत्म नहीं हो जाता। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, पहले जो पाकिस्तान के अंदर में और अफगानिस्तान के अंदर में काफी शानदार प्रेजेंस आप लोगों को देखने को मिला करते थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। तो अब जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अलाई है ना, उनको अच्छा फील नहीं हो रहा था कि यार यहां से यूएसए निकलकर चला गया, कल को कुछ भी हो यहाँ पर शांति बनाने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो इसके चलते वो फील कराने की कोशिश करा अपने दोस्तों को कि मैं यहां से गया नहीं हूं। अब उन्होंने नहीं कहते, वो मूवी देखी आप लोगों ने कि अपुन अभी जिंदा है, ठीक है। तो वाली बात है यहाँ पर। इसी से पहले आप लोगों को याद होगा, इसके ऊपर तो यूपीएससी ने क्वेश्चन ही पूछा था, I2U2, ठीक है। I2U2 क्या था, किस किस को याद आ रहा है I2U2? I2U2 यहाँ पर एक तरीके की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुआ करती थी, जिसमें यहाँ पर एक तरीका क्वाड भी इसको बोला गया था, ठीक है। इसमें भी इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई यहाँ पर एक साथ मिलकर यहाँ पर इसके लिए आए थे, जिसको यहाँ पर स्टार्टिंग में तो कोई ज्यादा तवज्जो दी नहीं गई थी, पर आगे चलकर यहाँ पर इसको भी वेस्ट एशिया और साउथ एशिया के इंटीग्रेशन के तौर पर यहाँ पर देखा जाने लगा। तो बोला यह जा रहा है कि I2U2 का भी बहुत बड़ा योगदान आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये पर्टिकुलर कॉरिडोर जो चल रहा है, क्योंकि उसकी वजह से भी इजराइल और जो यूएई है वो एक दूसरे के पास में आए, यूएसए और इंडिया के साथ में मिलकर। तो यानी कि जो ये आज की डेट में आप लोगों को इमीडिएटली देखने को मिल गया कि ऐसे यहाँ पर निकल कर आ गया। तो ये आप लोगों को एक यूट्यूब पे जाना और सर्च करना कनेक्टिंग द डॉट्स, कनेक्टिंग द डॉट्स नाम से एक वीडियो मिलेगी आप लोगों को स्टीव जॉब्स साहब की। तो वहां पर जो एप्पल के बेसिकली बहुत बड़े एक लीडर बोल सकते हो, एप्पल जिसकी वजह से खड़ा हुआ है आज की डेट में एप्पल कंपनी, तो उसकी नींव बोल सकते हो आप लोग उनको। तो उनके द्वारा बोला गया था कि आपकी जिंदगी में जो भी आज की डेट में हो रहा है ना, उसको लेकर टेंशन मत लो, बस उस टाइम पर अपने आप को संभाले रखो और थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा सा वेट करो। उन्हें कहते कि दिन डूबा है, शाम हुई दिल फिर निकलेगा, टेंशन मत ले अंधेरा फिर ढलेगा। तो बहुत प्यारा गाना है रजनीकांत साहब की मूवी का, तो वो वाला आप लोग यहाँ पर सुन सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि जो भी हो रहा है ना जिंदगी में, उसको बस थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी में लगे रहो और फिर देखो रिजल्ट जो है वो शानदार यहाँ पर निकल कर आने वाला है। तो अभी यहाँ पर जैसे अब्राहम अक्रोड जो है वो यहाँ पर साइन हुआ, फिर इसके साथ में I2U2 आप लोगों को देखने को मिला। तो अभी यहाँ पर उसी को आगे बढ़ाते हुए G20 की जो मीटिंग हुई, यहाँ पर ये सारे पुराने जो डॉट्स थे उनको एक साथ में कनेक्ट करता हुआ ये पर्टिकुलर कॉरिडोर यहाँ पर नजर आया। और इसी के साथ में ये चाइना का जो चल रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, कहते ही कहते देखते ही देखते उसका ऑल्टरनेटिव भी बनकर खड़ा हो गया। तो यानी कि इसको आप लोग बोल सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का इन्फ्लुएंस जो देखने को मिला यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन में, वो यहाँ से निकल कर आया। तो ये काफी शानदार आप लोग बोल सकते हैं कि आराम आराम से यहाँ पर चीजें चली और ये कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर रीजन को ये एक तरीके से बोल सकते हैं आप लोग कंसोलिडेट करने का काम करेगा, इकट्ठा लाने का काम करेगा, इनके बीच की जो टेंशन है उसको कम करने का भी यहाँ पर काम करेगा, ऐसा भी यहाँ पर बोला गया है इस पर्टिकुलर कॉरिडोर के मामले में। इस पर्टिकुलर कॉरिडोर का एक बहुत बड़ा एक आप लोगों को यहाँ पर ये भी एक ऐसा एंगल है जो कि आप लोगों को जानकर मजा आने वाला है। अभी रिसेंटली आप लोगों को याद होगा जब यूएसए और सऊदी अरेबिया के रिलेशन थोड़े से खटास में पड़ रहे थे, उस टाइम पर बहुत बड़ा काम किया गया चाइना के द्वारा। चाइना अपने आप को एक लीडर के तौर पर निकाल कर लेकर आया और दो ऐसे लोगों को साथ में लाने में कहीं ना कहीं सक्सेस हो गया जिनके भाई साहब सींग जो हैं वो जबरदस्त लड़ रहे थे, एक साइड में ईरान और एक साइड में सऊदी अरेबिया। तो ईरान और सऊदी अरेबिया चाइना के साथ मिलकर जो है वो एक पटल पर आने के लिए तैयार हो गए यहाँ पर। तो इसके चलते यूएसए को यहाँ पर ये दिख रहा था कि जो काम आज तक तुम नहीं कर पाए वो काम यहाँ पर जरा सी देर में चाइना ने कर दिया। तो चाइना बहुत ही हैविली यहाँ पर आज की डेट में इन्वेस्ट कर रहा है और इसका बहुत बड़ा रीजन भी है क्योंकि ये एक ऐसा रीजन है जिसमें दुनिया भर का तेल पाया जाता है। और आप लोगों को यकीन नहीं होगा, हम लोग बेसिकली जितना तेल खरीदते हैं उससे ज्यादा चाइना यहां से खरीदता है। लगभग 70% चाइना की जो ऑयल की रिक्वायरमेंट है वो वेस्ट एशिया से आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी और उसी के साथ में इनके बीच में शांति बनाने का भी काम कर रहा है। तो चाइना देखते ही देखते यहां पर मसीहा बनने की कोशिश कर रहा है। एक साइड में तो इन्वेस्टमेंट कर रहा है और दूसरी साइड में उनको साथ में लेकर उनका पीस स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। तो इससे क्या देखने को मिल रहा है? इससे ये देखने को मिल रहा है कि जो यूएसए काम किया करता था वो चाइना काम कर रहा है। तो यूएसए जो है वो चाइना को एक तरीके से बोल सकते हैं टैकल करने की कोशिश करने का भी एक तरीका है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिससे कि जो यहां पर जिस तरीके से चाइना की प्रेजेंस है उस चाइना की प्रेजेंस को थोड़ा सा कम किया जा सके।
क्योंकि यूएसए के लिए दिल्ली में हो गया यहाँ पर। जैसे ही यूएसए ने यहाँ पर अपना फुल एग्जिट मारा तो चाइना ने वैक्यूम देखा और चाइना ने एंट्री मार दी रजनीकांत की तरीके से। तो अब यहाँ पर उसको टैकल करने के लिए और चाइना की जो एंगेजमेंट है उसको कम करने के लिए, इसीलिए यूएसए यहाँ पर इसका पार्ट नहीं है। इसके बाद भी यूएसए जो है इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर रहा है। तो इसको कहते हैं डिप्लोमेसी, यानी कि तुम इसमें हो नहीं पर लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर आकर जो है अपना खूब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो इसी के चलते अगर यहाँ पर सऊदी अरेबिया और इजराइल जो कि आपस में काफी खटास में रहते हैं, ठीक है, तो यहां पर अगर वो आसानी से साथ में आ जाते हैं तो ये बहुत ही सक्सेस प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी का भी रीजन है। क्यों? क्योंकि इजराइल एक ऐसा देश है जो कि ये माना जाता है कि रियलिटी में एक देश है ही नहीं। ये माना जाता है कि पैलेस्तीन एक कंट्री है बेसिकली, और उसको यहाँ पर वहां से जो मुस्लिम कम्युनिटी हुआ करती थी उनको हटाकर जो ज्यूस कंट्री है वो वहां पर बेसिकली अपना एक स्टैब्लिशमेंट कर पाई। यानी कि यहाँ पर बोला जाता है कि मुस्लिमों को भगाकर ज्यूस ने एक कंट्री बना ली, जिसके चलते सारे अरब वर्ल्ड जो है वो इजराइल से चिढ़ा करते थे। पर लेकिन जैसे जैसे माहौल चेंज हो रहा है, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट और डिपेंडेंसी चेंज हो रही है, वैसे वैसे अब यहाँ पर ये पैटर्न भी आप लोगों को चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। इसी की वजह से यहाँ पर यूएई और आज की डेट में इजराइल जो है वो अब्राहम अकॉर्ड के चलते एक दूसरे के साथ में आए। यानी कि बैलेंस थोड़ा सा अभी यहाँ पर आप लोगों को बनता हुआ नजर आएगा। पर फिर भी एक खतरनाक प्लेयर है जिसके बारे में अब तक मैंने सिस्टमेटिक वे में बात नहीं की है, और वो है ईरान। जी हाँ इसको मत भूल जाना, क्योंकि ईरान और इजराइल ये आपस में नहीं आने वाले हैं। सऊदी अरेबिया और ईरान आपस में आए एक बार को चलेगा, क्योंकि जितना गुस्सा ईरान और इजराइल को आपस में आप लोगों को देखने को मिलता है शायद ही कोई देश इतना होगा। क्योंकि ईरान जो है वो अपने आप को सही तरीके से एक तरीके से मानता है कि वो इजराइल का दुश्मन है। और जितने भी आप लोगों ने पास्ट में इंसिडेंट देखे होंगे कहां कहां पर जिसको मारा गया एक दूसरे के जो लीडर को इनकी सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा, तो यहां पर कहीं ना कहीं इस रीजन में सबसे ज्यादा जो अनस्टेबिलिटी करने का काम कर सकता था वो था ईरान। तो इसीलिए ईरान को अलग थलग फेंक कर यहाँ पर ये अरब कंट्री भी शांति में है कि कहीं ना कहीं रीजन में डेवलपमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट आएगा और यहाँ से चीजें जो हैं वो पैटर्न में चलती हुई नजर आएगी। पर इन सब के बीच में आप लोगों को एक सबसे शानदार जो मजा आप लोगों को देखने को मिलेगा, हम बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहे थे कि हमको एक प्रॉपर कॉरिडोर मिल जाए, और इसके लिए हम लोग नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के ऊपर बहुत ही जद्दोजहद हम लोग कर रहे थे। पर लेकिन ये अब चल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि एक तो रसिया इसमें आ गया और दूसरा ईरान इसमें आ गया। ना तो रसिया सीधी आंख भाता है यूएसए को और ना ही ईरान भाता है। तो रसिया और ईरान की वजह से हमारा ये तो प्लान है ठंडे बस्ते में पड़ गया। पर इसका ये मतलब नहीं है कि ये प्लान फ्यूचर में सक्सेस नहीं हो पाएगा। अभी ठंडे बस्ते में पड़ा है, फ्यूचर में देखेंगे, अभी इसको बाद में बातें करेंगे। फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे ज्यादा मजा हुआ है हमारा, हम इसको शानदार तरीके से एंजॉय कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो कनेक्टिविटी है वो यूरोप के साथ में वो बहुत ही शानदार तरीके की यहां से देखने को मिल रही है। तो यानी कि हम एज ए लीडर के तौर पर यहां पर निकल कर आ रहे हैं। तो यूएसए और चाइना को जिस तरीके से आप लोग देखने को आज की डेट में वेस्ट एशिया के अंदर में जो उनके बीच में इंगेजमेंट है, उसके लिए उनकी जो इंगेजमेंट है या फिर उनकी जो राइवलरी है, उनकी जो दुश्मनी है, उसकी वजह से जो फायदा इंडिया को यहां पर हो रहा है वो एक नेक्स्ट लेवल का जबरदस्त फायदा देखने को आप लोगों को यहां पर मिल रहा है। यानी कि यूएसए इस पर्टिकुलर ये कनेक्टिविटी की वजह से बिना इसका पार्ट हुए हुए भी इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों को पार्टनर यहां पर नजर आएगा। और जिस तरीके से इंडिया की आज के डेट में इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिल रही है और हमारी एक तरीके से हिस्टोरिकल इंगेजमेंट है इस पर्टिकुलर रीजन में, आप लोग खुद देखो हमारे देश के अंदर में कितनी बड़ी कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, और आज की डेट में हमारे देश के अंदर में इस पर्टिकुलर रीजन को लेकर कभी कोई ज्यादा नेगेटिविटी देखने को मिली नहीं है, क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है। हमारे यहाँ पर जो लोग अपना अपना रिलीजन फॉलो करते हैं ना, वो थोड़ा सा लिबरल वे में रहते हैं, यानी कि सब अपने अपना इंजॉय करते हैं। पर लेकिन इन रीजन में इतना लिबरलिज्म देखने को नहीं मिलता है। इन रीजन में ज्यादातर सर कटने के लिए तैयार रहते हैं एक दूसरे के साथ में। तो जो चीजें कोल्ड वॉर के टाइम पर अब तक यहां पर पैटर्न में नहीं आ पाई थी कि यूएसए और इंडिया एक पैटर्न में आकर इस पर्टिकुलर रीजन में फायदा उठा पाते हैं, और अफगानिस्तान को भी यहां पर बेसिकली आप लोग देखते हैं अभी तो साइड में कर दिया गया, पर आने वाले टाइम में यहां पर देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल के टाइम पर जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हुआ करता था वो तो एक साइड में हो गया, पर हमारे लिए एक ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी ऐसी आ गई जिसमें हमारे लिए बल्ले बल्ले हो गई। क्यों? एक तो इसमें चाइना को टैकल किया जा रहा है, उससे फायदा देखने को मिल रहा है, और दूसरा हमारी कनेक्टिविटी यूरोप के साथ में हो रही है जिसमें हमारा कुछ ज्यादा लेना देना है नहीं, जाने इन्वेस्टमेंट वगैरह हम लोग करना नहीं है, तो हमको तो फायदा ही फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो एक मल्टी इंगेजमेंट अप्रोच निकल कर आ रही है, जो कि इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी हुआ करती थी उसी पैटर्न में यहां पर ये हमारी अभी आप लोगों को एक्ट वेस्ट पॉलिसी आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है, जिसका बहुत ही बड़ा
फायदा हम लोग को अभी देखने को मिलेगा। और इसकी वजह से इस रीजन में बहुत बड़ा बैलेंस नजर आएगा, क्योंकि जब चीजें आपस में कनेक्ट होना स्टार्ट होती है तो उससे बहुत लार्ज स्केल पर बेसिकली स्टेबिलिटी आने के चांसेस होते हैं। तो वेस्ट एशिया इंडिया को एक तरीके से एक बहुत ही शानदार पार्टनर के तौर पर भी मानते हैं आज की डेट में, क्योंकि हम काफी लार्ज स्केल पर खुद हम भी यहां से काफी लार्ज स्केल पर जो है वो ऑयल वगैरह इंपोर्ट करते हैं। तो ये काफी एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल मतलब मुझे पर्सनली लगा, जिस तरीके से इन्होंने पत्ते खोले ना इस आर्टिकल के, कि कहां से डोनाल्ड ट्रंप वो चीजों को लेके चले, चाइना का ये कैसे टैकल किया जा रहा है, किस तरीके से इंडिया को फायदा देखने को मिल रहा है, इजराइल और यहां पर इसके रिलेशन कैसे थे, यूएई के उसको अब्राहम अकॉर्ड के थ्रू कनेक्ट किया गया, और फिर सऊदी अरेबिया और इजराइल को एक साथ में लाने की कोशिश की जा रही है। उधर ईरान ने सऊदी अरेबिया को ईरान को एक साथ में लाने की कोशिश कर दी, चाइना ने, सॉरी, ठीक है। तो मतलब पूरा जो आर्टिकल लिखा गया ना, मेरा पढ़ के मजा आ गया, आत्मा तृप्त हो गई। मैंने कहा इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी। समझ में आ रहा है कि अब यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आया है, जिसके बारे में जरा सी देर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि अच्छा यहाँ एक प्रोजेक्ट है, रियलिटी में वो प्रोजेक्ट क्या था, अब आप लोगों के चक्षु खुल गए होंगे, ठीक है। तो ये सारे बेसिक क्वेश्चन आप लोगों से पूछेंगे, अब्राहम अकॉर्ड के बारे में आप लोगों से पूछ लेंगे। इसी के साथ में यहाँ पर PGIIN के पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, जिसमें आप लोगों को इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था तसल्ली में, इसके बारे में आप लोगों से पूछ लेंगे। या फिर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो कि ठंडे बस्ते में पड़ गया है, ये भी यहाँ पर रसिया के थ्रू यूरोप से कनेक्टिविटी करने का तरीका था हमारा, इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेंगे, मैप बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों से। तो टॉपिक को ऐसे तैयार करो कि उसकी आत्मा निचोड़ लो, ठीक है। तो बड़ा प्यारा टॉपिक लगा यार, ठीक है। चलिए बताइए, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव जो है वो रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वाड, G7, G20 या फिर ब्रिक। याद आ रहा है, ये मैंने डिस्कस भी किया था आप लोगों से, देखता हूं कौन सा आंसर देता है, ठीक है। तो याद रखना, यहाँ पर G7 का था, यहाँ पर इनिशिएट किया गया था 2021 में ब्रिटेन यूके, जब यहाँ पर ये G7 की मीटिंग हुई थी। और बुल्ट बैक बेटर इनिशिएटिव, ये यहाँ पर इस टाइम पर इसको बोल रहे थे, ठीक है, ताकि यहाँ पर क्या किया जा सके, एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया जा सके। और 2027 तक इनका टारगेट है कि यहाँ पर लगभग $600 बिलियन, जिसमें से 200 तो यूएस से ही देने वाला है, जबकि उसका पार्ट भी नहीं है, ठीक है, और 300 यूरोपियन यूनियन देने वाला है। तो बड़ा ही शानदार इनिशिएटिव है, शानदार प्रोजेक्ट है। तो सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अब आप लोगों के सामने क्लियर है, मतलब मस्त आर्टिकल लिखा गया भाई साहब बंदे के द्वारा, ठीक है। तो ये एक अच्छा आर्टिकल था, कैसा लगा जरूर बताना, फीडबैक जरूर देना अपने इसको लेकर। काफी शानदार और इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। पहले हम लोग इसके कुछ बेसिक पॉइंट जानेंगे, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है अपने आप में, और फिर इसके बाद में मैं आप लोगों को यहाँ पर लेकर चलूंगा बैकग्राउंड और डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में। यहाँ पर अभी बात की जा रही है हमारे देश के अंदर में सेंसस की, यानी कि जनगणना की। ये आखिर आर्टिकल क्यों इतना ज्यादा न्यूज में आया? हमारे देश के जो होम मिनिस्टर अमित शाह साहब, उनके द्वारा साफ साफ बोल दिया है कि अब की बार जो जनगणना होने वाली थी 2020 में, वो 2021 में, सॉरी, वो अभी नहीं होगी, वो 2024 में जो इलेक्शन होंगे उसके बाद में वो जनगणना आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसी के ऊपर यहाँ पर ये आर्टिकल निकल कर आया, यानी कि बोला ये जा रहा है कि हमारे देश के अंदर में जब से प्रॉपर सेंसस कंडक्ट कराना स्टार्ट कराया गया है, तब से लेके अब तक इतना तरीके से सेंसस को पोस्टपोन नहीं किया गया था। आप लोगों को पता है कि सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिला था 1881 में जो प्रॉपर सेंसस देखने को मिला था, और हर साल ये 10-10 साल के गैप पे होता हुआ नजर आ रहा था। इसलिए 2011 में भी सेम पैटर्न फॉलो किया गया, पर लेकिन 2021 में सेम पैटर्न नहीं फॉलो किया गया। कुछ तो कोविड-19 का इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, और भी बहुत सारे इश्यूज अभी सामने निकल कर आए। तो इसी के चलते यहां पर बोला जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल एक विल का एक रीजन यहां पर देखने को मिल रहा है कि ये सेंसस जो है वो कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि सेंसस जो है वो एक ऐसा डेटा है जो कि काफी क्रूशल यानी कि इंपॉर्टेंट होता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनाने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। पर लेकिन जिस तरीके से सरकार इसको डिले कर रही है, ये अच्छा नहीं है। अकॉर्डिंग टू द राइटर, उनका ये मानना है कि यहाँ पर ये बेसिकली सेंसस जो है एटलीस्ट इलेक्शन से पहले ही कंडक्ट कराया जाना चाहिए था, पर लेकिन अब ये इलेक्शन से पहले कंडक्ट नहीं कराया जाना है अकॉर्डिंग टू द हमारे होम मिनिस्टर। तो इसके चलते यहाँ पर रीजन और भी है, क्योंकि हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कास्ट सेंसस के बारे में। तो कास्ट सेंसस को लेकर बार बार ये रहता है कि 2024 के इलेक्शन से पहले अगर कास्ट वाला मुद्दा फिर से उठ गया तो यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। तो इसके चलते भी इग्नोर किया जा रहा है। पर लेकिन 2024 के बाद में इमीडिएटली यहां पर ये सेंसस कंडक्ट कराना पड़ेगा। रीजन क्या है? 2026 में हमारे देश के अंदर में डीलिमिटेशन कमीशन आएगा, और उसके हिसाब से यहां पर हमारे देश के अंदर में जो लोकसभा और जहां जहां पर भी रिप्रेजेंटेशन है स्टेट असेंबली की जो सीट है उसके बारे में यहां पर पता लगाया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट बात क्या होगी कि हम लोग जो अभी रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं बेसिकली महिलाओं के लिए, वो 2029 से पहले लोग कह रहे हैं कि ये होने का कोई चांस ही नहीं है।
इसके बाद में ही आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि 2024 में जो इलेक्शन होंगे वो इलेक्शन का आप लोगों का कंप्लीशन 5 साल बाद होगा, यानी कि 2029 में होगा। तो 2029 के बाद में फिर यहाँ पर महिलाओं को जो नेक्स्ट वाले इलेक्शन होंगे उसके बाद में तब यहाँ पर उनको चांस मिल सकता है यहाँ पर। तो इसलिए यहां पर बोला गया है। अब तक कई सारे आप लोगों को यहां पर देखने को मिले, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट ले लो या फिर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर ले लो, तो ये कई सारे ऐसे एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसके साथ में भी सेंसस का डायरेक्ट कनेक्शन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। तो इसके चलते ये आर्टिकल लिखा गया है। अभी सेंसस के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें मैं आप लोगों से करूंगा, पर यहां पर जो बेसिक बातें हैं पहले वो बता दूं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी हमारे देश के अंदर में 33% रिजर्वेशन की बात की गई पार्लियामेंट और असेंबली के अंदर में, ठीक है। पर लेकिन जैसे मैंने बताया कि अभी ये सेंसस के बाद में होगा, और याद रखिएगा ये पहला सेंसस है हमारे देश के अंदर में जो कि डिजिटल सेंसस, यानी कि ये डिजिटल फॉर्म में जनगणना हमारे देश में देखने को आप लोगों को मिल रही है। तो डिजिटल फॉर्म में जनगणना देखने को मिल रही है। इसके अंदर में जो सबसे खतरनाक चीज है, आप लोगों को डेटा जानकर भी हैरानी होगी, लगभग 30 लाख के करीब जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, स्कूल टीचर हैं, उनको काम दिया गया है डेटा इकट्ठा करने का। हर एक पर्सन जो है वो लगभग 650 से लेके 800 तक के जो घर के बेसिकली लोगों के डेटा जो है वो इकट्ठा करने वाला है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की बातें मैं कर रहा हूं, क्योंकि देश के अंदर में जो पॉपुलेशन है वो 140 करोड़ है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगाइए यहां पर। तो बहुत ही ह्यूज डेटा कलेक्शन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो इसके चलते यहां पर बात की जा रही है कि ये जो पर्टिकुलर सेंसस है इसको टाइम होने में भी, एक कंप्लीट होने में भी टाइम लगेगा, आसान नहीं होगा। ये 8 से 10 महीने का ये आप लोगों को यहां पर पूरा प्रोसीजर देखने को मिलेगा जब ये डेटा इकट्ठा यहां पर किया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ में हमारे देश के अंदर में अभी मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, एक यहां पर रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ एंड द डेथ, ये सर्टिफिकेट की बात की गई। तो इसके लिए यहां पर ये रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए 2013 का, ये अक्टूबर 1 से यहां पर इंप्लीमेंट किया जा चुका है। ये सेंट्रलाइज जो पॉपुलेशन रजिस्टर है, इलेक्ट्रोल रजिस्टर, आधार कार्ड, ये सारे बनाने का जो काम है वो यहां पर इसी से निकल कर आएगा। तो यहां पर सेंटर जो है यहां पर जो डेटा को अपडेट कर रहा है जिस तरीके से, तो यहां पर सबसे बड़ी बात यहां पर अभी ये देखने को मिल रही है कि अगर ये हम लोग इंप्लीमेंट करें, इससे पहले अगर सेंसस हमारा कंडक्ट करा दिया जाता तो वो एक तरीके से डेटा को और इकट्ठा करने में और उसको इंप्लीमेंट करने में यहां पर मजा आता, ठीक है। तो आप लोग ऐसा बोल सकते हैं यहां पर। अभी ये क्या था, इसमें बोला गया कि 18 साल जैसे ही होता है यहां पर, तो यहां पर एक तरीके से इंसान जो है उसकी जो एज है इंडिविजुअल की, ठीक है, तो यहां पर उसी के चलते यहां पर काउंट किया जा रहा है कि कैसे उसको इलेक्ट्रोल में उसकी वो एक तरीके से उसका, जैसे नहीं 18 साल के होते हैं हमारे देश के अंदर में आप लोग वोट डाल सकते हो। तो यहां पर बर्थ और डेथ जो है वो 18 साल अगर आप लोग देख रहे हो तो 18 साल कब काउंट करोगे, जब एक बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो सिस्टमेटिक वे का रहेगा, उसमें एज घटा बढ़ा के नहीं रखी जाएगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि एज जो है उसमें कम से कम एटलीस्ट जो है वो फिक्स होनी चाहिए, वरना इंसान जो है वो 2-2, 3-3 साल भी एज घटाकर कई सारे रखते हैं। आपने घटा रखी है कि नहीं? ये नॉर्मली रहता है 2 साल तो अपने सर्टिफिकेट में घटी जाती है कि नहीं। इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये कि सरकार जो है मिलजुल कर यहाँ पर सारे काम करनी चाहिए और सिस्टमेटिक वे में ये कलेक्शन करना चाहिए। तो ये तो था आर्टिकल के अंदर में जो बातें यहाँ पर बोली गई है, पता होना चाहिए कि देश के अंदर में चल क्या रहा है, वरना आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे फिर, ठीक है। अभी यहाँ पर जो मैं बात करूंगा वो करूंगा आप लोगों से जनगणना के बारे में। जनगणना हमारे देश में ऐसा नहीं कि स्टार्ट नहीं की गई थी, थोड़ी थोड़ी सी स्टार्ट कर दी गई थी ना, छोटी छोटी सी पर लेकिन इन रियलिटी में वो कंप्लीट होगी अभी आने वाले टाइम में। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन भी है आप लोगों के सामने जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। आखिर यहाँ पर कौन कंडक्ट कराता है जनगणना, इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों में बताने वाला हूँ। काफी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा याद रख सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें 1949 में हमारे देश के अंदर में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने, जो कि सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम के अफेयर के अंडर में आते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन स्टेट पीसेस में डायरेक्ट चिपका दिया था, ठीक है। ऑल सेंसस जो है 1951 से लेके कंडक्ट किए गए। ये हमारे देश के अंदर में एक कानून है जिसको यहाँ पर सेंसस एक्ट 1948 आप लोग बोलते हो। अभी सेंसस जो हमारा 2011 का था वो 15वां नेशनल सेंसस था, और इसी के साथ में 1872 से अगर आप लोग बात करते हैं ये 7th था। अगर बात करें हम लोग आफ्टर इंडिपेंडेंस, यहाँ पर 2 फेज में अभी आप लोगों को यहाँ पर चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे हाउसिंग को लिस्ट किया जाता है, हाउसिंग सेंसस, और फिर लोगों को काउंट यहाँ पर किया जाता है। तो इसके चलते पूरा प्रोसीजर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। पर लेकिन फर्स्ट टाइम यहाँ पर हम लोग डिजिटल फॉर्म में वाया मोबाइल एप्लीकेशन डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये दोनों तरीके से है, ये ऑफलाइन मोड में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। सेल्फ डिक्लेरेशन जो है वो एनफ रहेगा, नो डॉक्यूमेंट रिक्वायर,
सिटीजन को। इसी के साथ में 2021 का जो सेंसस है यहाँ पर वो बोला है कि विल नॉट कलेक्ट कास्ट डेटा, जिसके ऊपर अब तक यहाँ पर वो नहीं कह रही रोला मच रहा था, यानी कि शोर मचाया जा रहा था कि ये चल क्या रहा है। कास्ट डेटा भी बिहार ने बोला कि हम लोग कंडक्ट कराएंगे। उसको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट कोर्ट में चली गई कि हमारी परमिशन के द्वारा बिना कैसे करवा सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को कोर्ट ने धुतकार दिया, बोले कि ऐसा क्या है भाई साहब, अगर उनको बात करें तो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वोट उनको दिए हैं, यहाँ पर उनके लिए पॉलिसी बनानी है उनको, भाई साहब तुम क्यों नहीं चाह रहे हो कंडक्ट कराया जाए। ठीक है, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जिसको काउंट नहीं करते थे अब तक, उनको भी प्रॉपर सिस्टमेटिक में यहाँ पर लेकर चला जाएगा। तो यहाँ पर पर्सन फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड मेंबर जो यहाँ पर है उनका भी डेटा आप लोगों को यहाँ पर कलेक्ट होता हुआ नजर आएगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग बात है। चलिए, तो हो गया बेसिक सी बात है, इसकी थोड़ी हिस्ट्री बताता हूं मैं आप लोगों को। कईयों को ये लगता है कि यार ये सेंसस तो अभी होना स्टार्ट हुआ है। भाई साहब, ये आज की बात नहीं है। इवन ऋग्वेदा भी आप लोग उठाकर देखोगे ना, वहां पर भी पॉपुलेशन को काउंट करने की बात की जाती है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोग घरों में नहीं रहते हैं, घरों में हमारे जो मम्मी पापा हैं, अच्छा ये बच्चा पढ़ेगा, इसके लिए इतनी से इतनी फीस जाएगी, घर का खर्चा ऐसे आएगा, यहाँ पर ये पर्टिकुलर ये एक तरीके से यहाँ से रेंट आ रहा है या फिर यहाँ पर किराया जा रहा है, ये सारी चीजें वो अपना भी हिसाब किताब करते हैं। तो घर में कितने लोग हैं, खाने पीने का जुगाड़ सारा, हारी बीमारी में क्या क्या कंडीशन होनी है, ये पॉसिबल तब हो पाता है जब एटलीस्ट लोगों के बारे में पता हो। ठीक है, अगर लोगों के बारे में नहीं पता है हम लोग को, तो कैसे हम लोग करेंगे यहाँ पर काम। तो लोगों का पता होना जरूरी है। तो ऋग्वेदा टाइम पर भी बोला गया था कि लोगों को काउंट कर कर ऐसी प्रैक्टिस स्टार्ट की गई थी पुराने टाइम पर। फिर यहाँ पर कौटिल्य साहब, चाणक्य साहब, अर्थशास्त्र में उन्होंने शानदार तरीके से इसके बारे में जिक्र किया कि पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक है, यानी कि जो डेटा है वो स्टेट की पॉलिसी बनाने के लिए, टैक्स लगाने के लिए बहुत ही शानदार है और इसकी जरूरत भी है। सेम बात देखने को मिलेगी पास्ट में। यहाँ पर मुगल जो किंग थे अकबर, उनके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उनके वहां पर, जिसको आईने अकबरी बोलते थे। उसमें भी यहाँ पर पॉपुलेशन, इंडस्ट्री, वेल्थ और यहाँ पर इन सब चीजों के बारे में मेंशन किया गया है। यानी कि ये मत सोचना पहली बार आप लोगों को ये चीजें देखने को मिल रही है, ऐसा पहले भी हुआ है मनु शर्मा। ठीक है, तो सेंसस इन द मॉडर्न टाइम अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर, ये फर्स्ट टाइम जो कंडक्ट कराया गया था 1830 में, ये हेनरी वॉल्टर साहब थे। इनके द्वारा ये जो इंडिया का पार्ट हुआ करता था बांग्लादेश उस टाइम पर, ये ढाका के अंदर में कंडक्ट कराया गया था। फिर सेकंड सेंसस यहां पर देखने को मिला, ये सेंट जॉर्ज के द्वारा, जिसको गवर्नमेंट वेबसाइट पर भी पब्लिश किया जाता है। ये ऐसे नहीं थे कि ये बिल्कुल इकट्ठा पूरे देश के सेंसस होते थे, छोटे छोटे पार्ट में हो रहे थे, नहीं कोई पर्टिकुलर डीएम बैठकर अपने एरिया में सेंसस करा दे, उस तरीके से था। तो एक तरीके के नॉन सिंक्रोनस सेंसस आप लोग इनको बोल सकते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया में जो सेंसस जो है वो कंडक्ट यहाँ पर कराए जा रहे थे। सिस्टमेटिक और मॉडर्न सेंसस फिर आगे होना स्टार्ट हुआ। यहाँ पर पहले नॉन सिंक्रोनस चले यहाँ पर 1865 से लेके 1872 तक का अलग अलग पार्ट में, फिर चीजों को आगे लेकर चला गया। और यहाँ पर फिर आगे चलकर फर्स्ट जो पॉपुलेशन सेंसस, ये ब्रिटिश वॉइस राय के द्वारा यहाँ पर, जिनका नाम था म्याओ म्याओ मायो, ठीक है मायो याद रख लेना, म्याओ म्याओ मायो मायो 1872 में देखने को मिला। पर लेकिन सिस्टमेटिक वे में जो यहाँ पर पूरा सिंक्रोनस सेंसस इंडिया के अंदर में जो कंडक्ट कराया गया पहले वाला ढंग से, ये 1881 में ये थे WC पॉलविन। ठीक है, तो यहाँ पर इनके द्वारा यहाँ पर ये जो कि सेंसस कमिश्नर थे, ये कंडक्ट कराया गया। पर उस टाइम पे भी यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में यहाँ पर चीजें नहीं देखने को मिली थी। ठीक है, तो ये वंस इन एवरी 10 ईयर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने लगा, प्रोसीजर सिस्टमेटिक वे में स्टार्ट होने लगा। अब की बार का जो जनगणना है ना, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलेगी जो पहले नहीं थी, इसलिए काफी ज्यादा स्पेशल है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि पहले जब 2011 में सेंसस हुआ था तो इसके बारे में ज्यादा पता भी नहीं था उस टाइम पे। तो अच्छा, सेंसस वेंसस जैसी कोई चीजें भी होती हैं क्या देश के अंदर में? उन्हें मजे ले रहे हैं, अपनी चीजों को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, पर लेकिन यहाँ पर अभी ये खासकर इंसान को तब समझ में आता है जब नहीं किसी एग्जाम की तैयारी करता है, यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है कि यार जनगणना वनगणना जैसी भी कोई चीजें होती हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे पता चलता है कि अच्छा यार ये है। तो अब की बार का जो सेंसस होगा ना, ये ऐसा सेंसस होगा जिसको सिस्टमेटिक वे में हम लोग फील करेंगे, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है कि नहीं? वरना इससे पहले कितने आप में से ऐसे जो एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे थे और जनगणना के बारे में जानते भी थे कि यार ऐसा भी कुछ होता है, पर लेकिन अब आप लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं कि नहीं? 18 लैंग्वेज में ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जो कि 22 लैंग्वेज है शेड्यूल 8 के अंदर में। अच्छा, शेड्यूल 8 में ओरिजिनली कितनी लैंग्वेज थी बताइए जरा? अंडर 18 जो अंडर 8 शेड्यूल है इसमें, और इसी के साथ में 22 के साथ में एक इंग्लिश भी है, याद रखना। तो टोटल मिलाकर 23 लैंग्वेज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। जबकि जो हमारा पहला सेंसस 2011 का था वो 16 लैंग्वेज में हुआ था, ये आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है यहाँ पर, बेसिकली ये इंट्रोड्यूस करेगा कोड डायरेक्टरी। ठीक है, जिससे कि प्रोसीजर रहेगा अदर, यानी कि थर्ड जेंडर को भी यहाँ पर इंक्लूड करेगा, जो कि यहाँ पर लगभग 5 लाख के करीब बोले गए थे 2011 में। तो इनको और सिस्टमेटिक वे में यहाँ पर काउंट कर पाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम 140 साल की जो हिस्ट्री है सेंसस की, उसमें डेटा जो है वो मोबाइल ऐप के थ्रू कलेक्ट किया जा रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, और कलेक्ट किया जाएगा यहाँ पर ये 2024-25 तक का एंटायर प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट होने वाला है। डेटा जो है यहाँ पर बेसिकली सेंसस से वो आज की डेट में 2011 का आज तक भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग अगर देखोगे उसको कैसा, काफी सारे जो आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, सारी बातें की जाती हैं, वो इसी पर्टिकुलर डेटा के बारे में की जाती है। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, जब तक नया सेंसस नहीं आ जाता है तब तक तो इसी को घूंट मार मार कर आप लोगों को पीना है। ठीक है, और कोई कास्ट सेंसस के बारे में बोलने लगी तो याद रखना ऐसा नहीं कि वो कंडक्ट नहीं कराया गया है। 1931 में भी देखने को मिला था, और रिसेंटली अभी उसका डेटा इकट्ठा किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, बस प्रेजेंट नहीं किया गया। कुछ बोले थे कि उसमें बहुत सारी गलतियां थी इसलिए प्रेजेंट नहीं किया गया, और कई सारे बोले थे कि पॉलिटिकल मुद्दों की वजह से प्रेजेंट नहीं किया। तो एक अलग बात है, पर एटलीस्ट आप लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो ये है इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोगों को याद रखनी है। बाकी क्वेश्चन ये है कि सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया आज की डेट में कौन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आता है, इतना आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, बता दूं आप लोगों को आंसर उससे पहले कि आप लोगों के मन में उत्तेजना जगे इस क्वेश्चन को लेकर। याद रखिएगा, कई सारे बच्चे पूछ सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जब कास्ट सेंसस कराना चाहती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कैसे रोक पाती है। तो यहाँ पर एक तो हमारे देश के अंदर में जो यहाँ पर सेंसस एक्ट है जो कि 1948 का, ये पता है किसके द्वारा लेकर आया गया था? ये बिल जो है वो प्रस्तुत किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा, जो कि उस टाइम पर हमारे देश के होम मिनिस्टर हुआ करते थे। तो इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर यह है कि अगर आप लोग संविधान के अंदर में 7वें शेड्यूल में जाकर झांकोगे तो 3 लिस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी। स्टेट लिस्ट है यहाँ पर, कॉन्करेंट लिस्ट है यहाँ पर, और सबसे ऊपर आप लोगों को यूनियन लिस्ट देखने को मिलेगी। तो यूनियन लिस्ट के अंदर में जो सेंसस है उसको रखा गया है, ना कि स्टेट लिस्ट के अंदर में। और ये बेसिकली यहाँ पर ये बात की जाती है आर्टिकल 246 यानी कि 246 के द्वारा। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि 7th शेड्यूल के अंदर में ये सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट के अंदर में जब आता है तो स्टेट लिस्ट जो है वो इसके ऊपर कैसे कानून बना सकती है, तो ये बातें यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो इस बात को बोलकर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बार बार एक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट की पूंछ खींच रही है, स्टेट गवर्नमेंट जब भी उस तरफ को भाग रही है। तो इसके चलते यहाँ पर ये बार बार मुद्दा देखने को मिल रहा है। तो याद रखना सेंसस यानी कि जनगणना जो है वो सेंटर लिस्ट के अंदर में आती है, यानी कि यूनियन लिस्ट के अंदर में आती है, ना कि स्टेट या फिर कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में। तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, बड़ा ही आसान सा और प्यारा सा। ठीक है, किस किस को पता था इस फैक्ट के बारे में कि ऐसा कुछ है? यस या फिर नो बताना जरूर। ये जो पर्टिकुलर लिस्ट है, ये टीम से जब मेरी बातें हो रही थी मैंने किसने बनाई है, तो कह रहा है कि सर इसको अकेली जो ये पर्टिकुलर लिस्ट है इसको बनाने में लगभग 20 से 25 मिनट लग गए। पूरा आर्टिकल एक तरफ, ये पूरी अकेली जो पर्टिकुलर ये चार्ट है इसको बनाने में मतलब लगभग इतना टाइम लग गया। पर लेकिन ये वर्थ इट है यार। अभी अगर कभी भी आप लोग इसका रिवीजन करने बैठोगे तो एक जगह सारे पॉइंट इस तरीके से आप लोगों को मिल गए कि आर्बिट्रेशन क्या है, नेगोशिएशन क्या है, मीडिएशन क्या है और लोक अदालत क्या है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। पहले ये आर्टिकल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर आर्टिकल के एंड में इसको मैं आप लोगों को तसल्ली में एक्सप्लेन करूंगा एक एक चीज, जिससे कि आप लोग इसके बारे में ढंग से समझ पाओगे। ठीक है, तो पहले आर्टिकल को आगे लेकर चलते हैं। दोस्तों ये आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि मान लीजिए आप लोग आज की डेट में एक वकील हैं। अब जो वो वकालत आप लोग करते हैं उसी के बेस पर आप लोग की घर गृहस्थी यानी कि आप लोग का जो होम है इनके घर का खर्चा उसी से निकलता है, आप लोग के बच्चों की फीस जो है उसी से जाती है, पूरा घर में पूरा जो भी खर्चा होता है बिजली का बिल या फिर राशन पानी सब कुछ उसी से निकल कर आता है। आप लोग उसी पर्टिकुलर अगर काम को जो कर रहे हो उसी को छोड़ के आप लोग यहाँ पर कुछ और करने लग जाओ और जहाँ पर आप लोगों को पैसा भी ना मिले तो दुनिया आप लोगों को पागल कहेगी कि या नहीं कहेगी, पहले मुझे ये बता दो, है कि नहीं? ये काम किया करते थे महात्मा गांधी जी। ये काम करने के लिए इंसान के अंदर बूता होना चाहिए। वो एक तरीके से कह सकते हैं कि एक अच्छे खासे वकील थे, बैरिस्टर साहब, पर लेकिन वो कोशिश ये किया करते थे कि मैटर कभी भी कोर्ट के अंदर न जाए, उस मैटर को कोर्ट के बाहर ही निपटा दिया जाए। तो एक इंसान जो है इस तरीके का अगर काम करेगा तो इसको लिए ये बोला जाता था कि ये अपने पेट पर लात मार रहा है। पर लेकिन उन्होंने उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझा और उस चीज़ के जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं आज की डेट में भी सोसाइटी में हम लोग उसकी ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसको कहते हैं एक विजनरी लीडर कि फ्यूचर एक तरीके से जो उस टाइम पर वो काम कर रहे थे आज की डेट में उसके बेस पर हम लोग बिल बनाकर अपने पार्लियामेंट में पास कर रहे हैं कि हाँ ऐसा कुछ होना चाहिए। तो द मीडिएशन बिल जो है 2023 उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। ये काम करता है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का। मतलब क्या है
मतलब मान लीजिए कोई एक पर्सन है ए जिसका नाम है टीटू, ठीक है, कोई ए पर्सन है बी जिसका नाम है बिट्टू। तो बिट्टू और टीटू जो है उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है और वो दोनों जो है वो कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में ऑलरेडी पता है कि कितनी लंबी कतार लगी हुई है, कोर्ट में ऑलरेडी पता है कि प्रॉपर फीस लगेगी, बहुत अच्छा खासा बैलेंस आप लोगों का खर्च होगा, टाइम का अलग से जो है टाइम खोटी आप लोगों को देखने को मिलेगी जब जब तारीख लगेगी। तो सनी देओल की मूवी का डायलॉग तारीख पर तारीख आप लोगों को याद आएगा। ये सारे चपेड़े कोर्ट में देखने को मिलते हैं। तो इसी के चलते नाम रखा गया ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव मतलब कोर्ट में जाकर ही मैटर नहीं सुलझेगा भाई साहब, यहां पर भी आप लोग मैटर सुलझा सकते हो। तो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इसका नाम दिया गया इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म का। इंट्रोडक्शन जो है यहां पर इसके लिए किया गया कि ये मीडिएशन करेगा, इसीलिए यहां पर इसको मीडिएशन एक्ट बोला। यानी कि एक तरीके से बोलते हैं ना, बिचौलिया बेसिकली बनने की कोशिश की जा रही है कि मैटर को कोर्ट में जाने से पहले पहले यहां पर निपटा दो। रीजन क्या था? रीजन यहां पर यह था कि ऑलरेडी हमारे कोर्ट के अंदर में इतनी सारे केसेस पड़े हुए हैं कि अगर ये भी सारे के सारे केसेस कोर्ट के अंदर में जाने स्टार्ट होंगे तो दिक्कतें हो जाएंगी। ऑलरेडी हमारे देश के अंदर में ट्रिब्यूनल्स बना रखे हैं कि कम से कम एटलीस्ट जो है उनका प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जा सके। अब यहाँ पर मुद्दा ये है कि अगर हम लोग कोर्ट में जाने से पहले एक बार अपनी खुद की दिल की तसल्ली कर लें, कोर्ट से बाहरी चीजों को सुलझा लें तो कैसा रहेगा। तो इसी के चलते बोला गया कि मैंडेटरी कर दे कि प्री लिटिगेशन मीडिएशन, यानी कि पे कोर्ट में जाकर आप लोगों को लिटिगेशन लगाने से अच्छा है कि पहले एक बार बैठकर मीडिएशन कर लो कोर्ट के बाहरी, बिना कोर्ट को विजिट किए हुए। तो इसी के चलते यहाँ पर कोर्ट के ऊपर जो बर्डन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और कोर्ट से हटकर सर्ट पे बर्डन आ जाएगा। कोर्ट पैंट नहीं कहते हैं मतलब कहने का है कि हमारे देश की जो जुडिशरी है वो ऑलरेडी जो है ओवर बर्डन है, इतने सारे केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो यहाँ पर अभी नहीं हो पा रहे हैं। तो जरूरी है कि इसको पहले से ही थोड़ा सा हम लोग बाहरी अगर सुलझाया जाए तो अच्छा रहेगा, वरना कोर्ट में देख लूंगा तो फिर कोर्ट में आप नहीं देखोगे, फिर तो आप चड्डी में दिखोगे अगर कोर्ट के चक्कर काटोगे तो इसलिए कोर्ट से बाहरी देख लो तो कोर्ट पैंट में दिख जाओगे, आपस से मिलकर सुलझा लो मैटर को। और सबसे बड़ी बात जो होती है यहाँ पर अगर मीडिएशन के बारे में बात करें तो ये होती है कॉन्फिडेंशियलिटी। यानी कि अगर मार्केट में कोई बात की हवा उड़ गई कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर यहां पर उसका सॉल्यूशन निकालना थोड़ा सा टफ हो जाता है। अगर इनिशियल फेज में आप लोग चीजें देखोगे तो थोड़ी आसान रहती है। मतलब क्या हो गया? मतलब यहां पर ये हो गया कि जो बातें आज की डेट में कोर्ट में जाके होंगी तो फिर उनका बतंगड़ बनेगा, कोर्ट की तारीखें आएंगी, डेली चक्कर लगेगा। पर मीडिएशन में सबसे अच्छी बात यहां पर ये होती है कि हम लोग कॉन्फिडेंशियलिटी रख पाते हैं और इसी के चलते यहां पर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता है रिलेशनशिप के ऊपर में। जो लोग मिलकर आपस में सॉल्यूशन निकालेंगे वो आसानी से निकल भी जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जब दो दोस्त आपस में लड़ाई करते हैं या फिर घर में लड़ाई होती है या फिर कई बार बात करते हैं मियाँ बीवी की लड़ाई होती है तो वो पब्लिकली नहीं आनी चाहिए, वो अंदर ही निपट जानी चाहिए। पर लेकिन कई बार इतनी बदतमीजी हो जाती है कि वो आपस में लड़ लड़कर बेसिकली बाहर पहुंच जाती हैं चीजें, या तो हस्बैंड बदतमीज निकलेगा या फिर वाइफ जो है बदतमीज निकलेगी और फिर पब्लिकली यहाँ पर उनका ढिंडोरा पिटता हुआ घूमता है। तो इसके बहुत कम चांसेस हो जाते हैं कि उनके रिलेशन जो है वो कभी आगे चलकर नॉर्मल रह पाएंगे। ये कहेंगे कि इसकी तो अपनी पत्नी से नहीं बनती है, हस्बैंड के लिए बोलेंगे और वाइफ के लिए बोलेंगे इसकी तो अपनी पति से ही नहीं बनती और तो किससे बनेगी। तो आगे आने वाले टाइम में उनके ऊपर ताने कैसे जाने लगते हैं। तो इसका मतलब है कि मीडिएशन में जितनी ज्यादा आप लोग बेसिकली कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि प्राइवेसी रखोगे उतना ही ज्यादा बेहतरीन डिसीजन आएगा और सॉल्यूशन भी निकल कर चला जाएगा और लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ हुआ भी था क्या। तो ये बिल इन चीजों को सपोर्ट यानी कि अप्रिशिएट कर रहा है। इसी चीज को आगे लेकर चलने की जब बात आती है तो यहां पर बात की जा रही है बैलेंस्ड फ्रेमवर्क के बारे में। यानी कि जैसे कमर्शियल डीलिंग होती है ना, वैसे ही आप लोग अपने डिस्प्यूट जो है उनको भी आसानी से प्यार से निपटा लो तो कोर्ट के ऊपर बर्डन कम पड़ेगा और वो इफिशिएंटली काम कर पाएगा और आप लोग का भी मैटर जो है वो सुलझ जाएगा बाहरी बार। ठीक है, तो यहाँ एक तरीके से बाहरी बाहर जो है मैटर को सुलझा लो, क्यों फालतू में चपेड़े पड़ते हो। आप लोगों ने सुना होगा कि कोर्ट कचहरी के चक्कर, हेल्थ और शादी ये ऐसी चीज होती है कि कितने पैसे लगा लो ये कभी आप लोगों को जो है ऐसा ही लगता रहेगा कि हाँ अभी कुछ नहीं, अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है। ठीक है, इतने लंबी लंबी खिंच जाती हैं ये चीजें, तो इसलिए यहाँ से इनसे डिस्टेंस बनाकर ही रखना है। मीडिएशन एक्ट 2023 का वो इस बात को अच्छे से फॉलो करता है। जैसे कमर्शियल आर्बिट्रेशन के अंदर में तो बात की जा रही है कि कम फीस से कम यहाँ पर आप लोगों को जब मीडिएशन होगा या फिर कमर्शियल आर्बिट्रेशन होगा, यानी कि जब इन मुद्दों का सॉल्यूशन निकाला जाएगा तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या होगी कि हम लोग मीडिएशन के साथ साथ में यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंशियलिटी जो मेंटेन रखेंगे और इसी के साथ में यहाँ पर जो पार्टीज हैं वो यहाँ पर एक प्रॉपर मैकेनिज्म को फॉलो करती हुई नजर आएंगी और प्रोसीजर जो है वो सिस्टमेटिक वे में आगे चलेगा और जो भी यहाँ पर मैंडेट है उसको यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। ठीक है,
तो आउटलाइन एक तरीके से दी जाएगी, आउटलाइन प्रोसीजर फॉर टर्मिनेशन ऑफ देयर मैंडेट। तो कि सबसे बड़ी बात यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, अगर मान लीजिए मैंने आज की डेट में ये आर्बिट्रेशन फॉलो नहीं करना है, ठीक है, सामने वाला फॉलो करने के लिए तैयार है, तो उसको कोई मतलब नहीं बनता। तो दोनों को मिलकर यहां पर काम करना है, तभी जाकर सोल्यूशन निकलेगा और तभी जाकर सेटलमेंट होगा, तभी जाकर यहां पर उसका एक डिसीजन आएगा। जैसे कोर्ट का डिसीजन आता है, यहां पर आर्बिट्रेशन का जो अवार्ड आता है, यानी कि एक तरीके से यहां पर वर्ड ऐसा यूज किया गया है कि ताकि उसको देखने में लगे यहां कुछ अच्छा काम हुआ है, अवार्ड टाइप में इसका नाम यहां पर रखा गया है। तो मीडिएशन जो बिल जो कि एक्ट बन गया, उसका बेसिक पर्पज यही है कि कोर्ट के ऊपर बर्डन हो, इफिशिएंटली काम किया जा सके, चीजों को सुलझाया जा सके, और ये कहीं ना कहीं इतना सारा काम होगा आज की डेट में, ऐसे ऐसे केसेस निकल कर आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से जल्दी जल्दी जब चीजें निपटेंगी तो जो पर्टिकुलर जनता है उसके ऊपर भी इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ कम नजर आएगा। और क्या फायदे इससे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो मुझे पर्सनली काफी अच्छी बात लगी यहाँ पर, एक तो सेफ और सेफ गार्ड रहेगा और इफिशियंसी रहेगी आप लोगों को, यानी कि एक्ट जो है वो ये बात करता है कि इसका मिसयूज नहीं होगा, क्योंकि एक्सपर्ट रहेंगे और एक तरीके से जो न्यूट्रल वे में काम करेंगे, ऐसा नहीं कि किसी का फेवर लेते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। मैटर को 6 महीने के अंदर अंदर रफा दफा किया जाएगा, जब से पहली बार से यहाँ पर इसके बेसिकली यानी कि तरीके से आर्बिट्रेशन के सामने आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, यह है एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। जो पार्टी है वो यहाँ पर अर्जेंट ये रिलीफ के बारे में बात कर सकती है, खासकर आज के डेट में कोर्ट के बारे में जब आप लोग बात करते हैं, मान लीजिए ऑलरेडी कोर्ट जो है वो वहां पर भरा पड़ा है, तो वहां पर ऑलरेडी और केसेस आए जा रहे हैं, तो क्या फायदा है। पर लेकिन अगर ऐसे केस भारी निपट जाए जो निपट सकते हैं, तो वहां पर फिर अर्जेंट मैटर जाएंगे, तो उनको सुनने में भी यहाँ पर आसानी रहेगी और अर्जेंट मैटर को एड्रेस भी किया जा सकेगा ढंग से। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इसलिए सिस्टमेटिक वे में चीजें जो है वो होती ही आप लोगों को नजर आएगी, ये बोला जा सकता है। और यहां से एक कहीं ना कहीं एक ये भी एक पैटर्न सेट हो जाएगा कि भाई साहब अगर कोई भी पार्टी है, खासकर जो इंडस्ट्रीज हैं जो कोर्ट में जाया करती थी यहाँ पर, कि अब कोर्ट के बाहर ही आप लोगों को मैटर निपटाना है, कोर्ट आप लोगों के लिए डिफॉल्ट वेन्यू नहीं है कि कुछ भी हो सीधे कोर्ट में भाग जाओ। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा कि जब माइंड में ही सेट हो गया कि भाई साहब कोर्ट जो है वो यहाँ पर बाद में जाना है, पहले अपने आप ही मैटर आप लोगों को सुलझा लेना है, तो लास्ट रिजोर्ट जो बर्डन है लीगल सिस्टम पर वो कम होता हुआ नजर आएगा। आपस में पहले उनको पता रहेगा कि पहले फिर भी सुलझाना है बैठ के, तो क्यों ना फालतू में हम लोग टेंशन क्रिएट करें, उससे दूर रहें, शांति बैठकर पहले मैटर को अपने आप ही सुलझा लेते हैं। और इसी के साथ में जो बिल है ये इस चीज को इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिश कर रहा है, ताकि और अच्छे से इंपोर्टेंट किया जा सके, इसको ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके, और जितना ज्यादा ये बेहतरीन काम करेगा उतना ही ज्यादा फास्ट वे में आप लोगों को जस्टिस जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा। इवन इंडिया को दुनिया की ग्लोबल हब बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि दुनिया भर की जो कंपनी है उनको इसलिए भी कई बार डर लगता है कि हमारे जो कोर्ट का जो सिस्टम है यहाँ पर, उसके अंदर में जो मैटर अगर जाएगा तो लंबे समय से लटका रहेगा यहाँ पर, और आर्बिट्रेशन सेंटर अगर स्टेब्लिश किया जाता है यहाँ पर तो फायदा क्या रहेगा, कमर्शियल डिस्प्यूट जो है वो काफी आसानी से यहाँ पर सोल्व हो जाएंगे। तो हमारे देश के अंदर में आप लोग को जो एफडीआई वगैरह इन्वेस्टमेंट वगैरह भी आप लोग को बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जब इस तरीके से आर्बिट्रेशन सेंटर हमारे यहाँ पर रहेंगे तो हर एक इंसान जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं सेफ और सिक्योर फील करता है कि एटलीस्ट उनके पास में एक सोल्यूशन है कि हाँ इसका सोल्यूशन निकालने के लिए यहाँ पर ये लोग जा सकते हैं। तो ये अपने ही आप में काफी इंपॉर्टेंट आप लोग यहां पर चीज बोल सकते हो। इतना यहां तक समझ में आ गया। अब आगे मैं आप लोगों से बात करूंगा यहां पर इन सब के बारे में, डिफरेंसेस के बारे में, ताकि जो क्वेश्चन है वो आसानी से आप लोग यहां पर सोल्व कर सके। बात की जा रही है आर्बिट्रेशन, नेगोशिएशन, मीडिएशन और लोक अदालत। इनमें डिफरेंस क्या होता है, पहले तो आप लोग यहां पर अगर इनके बारे में जानेंगे तो आराम आराम से आप लोगों को समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, कोई ज्यादा टफ टास्क नहीं है। सबसे पहले तो यहां पर इनको इंप्लीमेंट करने वाले जो कानून है वो अलग अलग है। जैसे आर्बिट्रेशन जो है वो गवर्न किया जाता है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट जो है हमारे देश का ये 1996 का, जबकि जो नेगोशिएशन है इसके लिए कोई प्रॉपर स्पेसिफिक ऐसा नहीं कि नो स्पेसिफिक एक तरीके से लीगल फ्रेमवर्क, ये वॉलेंट्री है और इनफॉर्मल प्रोसीजर है कि आओ यार मिलकर आपस में सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो ये बोला गया कि इनफॉर्मल डिस्कशन बिटवीन द पार्टीज टू रीच ए म्यूचुअल एक्सेप्टेबल जो सॉल्यूशन होता है कि लड़ाई हो रही है कि भाई साहब लड़ा नहीं करते, गले मिल लो, छोड़ो यार, ठीक है। तो ये एक इनफॉर्मल है, इसके लिए कोई कानून की जरूरत नहीं होती, और ये अभी रिसेंटली स्टेट पीसीएस में यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया था। जबकि ये क्या है, ये एक फॉर्मल है। क्यों फॉर्मल का क्या मतलब हो गया कि प्रॉपर कानून के थ्रू हो रहा है, तो लीगली बाइंडिंग भी है यहाँ पर ये डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसीजर, जहां पर पार्टी जो है वो प्रेजेंट करती है अपने केसेस को आर्बिट्रेटर के सामने, ठीक है, और उसका डिसीजन फाइनल माना जाता है। तो यहां पर ये इसलिए भी आप लोगों को यहां पर सही देखने को मिलेगा क्योंकि इसका जो डिसीजन है बेसिकली आर्बिट्रेटर का वो कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो ऐसा नहीं कि हवाबाजी में आप लोग कर लेंगे। तो इसलिए यहां पर ये लीगली बाइंडिंग होता है, यस लिखा हुआ है, ठीक है। अवार्ड जो होता है वो लीगली बाइंडिंग होता है,
और इन्फोर्सेबल होता है इन कोर्ट, ये आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा। यानी कि ये जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग आर्बिट्रेशन बोल रहे हैं। पर नेगोशिएशन क्या है कि पार्टी देम से मिलती है, अपना आप डिसीजन ले लेते हैं, बाइंडिंग भी नहीं है, फिर से मन करेगा फिर से सर फोड़ देंगे एक दूसरे का, तो ये आप लोग ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मीडिएशन क्या होता है? मीडिएशन के लिए क्या कुछ यहाँ पर एक सिस्टमेटिक वे होता है, क्या ये बाइंडिंग होता है? सबसे पहले तो हाँ, मीडिएशन जो सेटलमेंट होता है ये बेसिकली ये एक तरीके से एग्रीमेंट होता है जो लीगली बाइंडिंग होता है और इन्फोर्सेबल रहता है। क्यों? क्योंकि एक कानून है जिसका नाम है मीडिएशन एक्ट 2023 और आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट जो है, यानी कि इसका भी सहायता यहां पर ली जाती है इसके थ्रू। तो पार्टी जो है वो डिसीजन मंगाती, पार्टी जो है जो मेक करती है डिसीजन विद द असिस्टेंस ऑफ द न्यूट्रल मीडिएटर, यानी कि एक तीसरा पर्सन यहां पर आता है जिसके सामने बैठकर ये सारा सोल्यूशन निकाला जाता है। तो फैसिलिटेट करती है स्ट्रक्चर प्रोसीजर वेयर द न्यूट्रल मीडिएटर, नेक्स्ट तो इसका जानने वाला है ना उसका जानने वाला है, दोनों के बीच में बैठकर सॉल्यूशन निकालेगा ये पर्सन और इसका सॉल्यूशन यहां पर ये निकाला जाएगा। ऐसे बोल सकते हैं जज टाइप का आदमी हो गया बस। ठीक है, तो ये है बेसिकली यहां पर ये दोनों अगर देखोगे यहां पर ये वाला ये भी कानून के थ्रू है और ये भी कानून के थ्रू है। यहां पर एक बेसिकली न्यूट्रल मीडिएटर ले लिया गया यहां पर ये। ठीक है, पर लेकिन यहां पर क्या है, यहां तो कोर्ट ही पूरा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब लोक अदालत क्या है? एक फॉर्मल ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन माना जाता है, जहां पर रिजोल्यूशन क्या आता है, ये बाय ए पैनल ऑफ रिटायर्ड जज, यानी कि यहां तो एक एक आदमी बैठे हुए हैं, पर लोक अदालत में आप लोगों ने सुना होगा कि कई सारे जज एक साथ बैठ जाते हैं कि आओ भाई साहब फटाफट मैटर को निपटाएंगे। इसलिए यहां पर इसके लिए एक सिस्टमेटिक वे में पूरा प्रोसीजर है कि लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है 1987 की, वो यहां पर काम करती है और पैनल ऑफ रिटायर्ड जज और एक्सपर्ट का देखने को मिलेगा और डिसीजन जो है ये लीगली बाइंडिंग है। यहां पर ये यहां से कई सारे क्वेश्चन पास्ट में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, अब तक का कई सारे क्वेश्चन यहां पर बन चुके हैं और इसके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा कि एक इंसान जो है उसको लीगल जस्टिस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देना है एटलीस्ट, यहां पर अगर उसके पास से पैसा नहीं है तो। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी मैं आप लोगों को बता देता हूं जिससे कि आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन न रहे और कल को क्वेश्चन अगर बन जाए तो आप लोग उसके बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड भी कर सकें। जैसे कि जब भी हम लोग बात करते हैं हमारे देश के अंदर में लीगल सर्विस के बारे में, तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है वो होलसेल अथॉरिटी मानी जाती है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसको इंप्लीमेंट करने वाली होलसेल अथॉरिटी के तौर पर यहां पर देखा जाता है। ये जो पर्टिकुलर अथॉरिटी है ये फाउंड की गई थी 1995 में, यानी कि 1995 में इसको बनाया गया था। और जो बनाया गया था वो किसके थ्रू बनाया गया था? ये लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट था 1987 का, उसके हिसाब से बनाया गया था। इसीलिए यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये जो पर्टिकुलर लीगल सर्विस अथॉरिटी है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो इस तरीके से काम करती है और यहां पर इसीलिए यहां पर इसके द्वारा जो डिसीजन दिए जाते हैं वो बाइंडिंग तौर पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं जब लोक अदालत में यहां पर जजेस बैठते हैं। अब यहां पर इसकी जरूरत क्या पड़ गई? बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज के डेट में जिनके पास में पैसा नहीं है, उनको यहां पर बेसिकली वकील भी नहीं कर सकते अपनी तरफ से, तो इसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में प्रोविजन आप लोगों को देखने को मिलेगा। हमारे संविधान के अंदर में पार्ट जब आप लोग यहां पर 4 में जाओगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उस डीपीएसपी के अंदर में जब आप लोग जाकर झांकोगे तो आप लोग को आर्टिकल 39A यहां पर देखने को मिलेगा। 39A वो कहता है कि स्टेट जो है यानी कि जो हमारे देश में जो सरकार है shall secure the operation of the legal system and promote the justice on the basis of equal opportunity। ये इसके अंदर लाइन लिखी हुई है। मतलब क्या हो गया? सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी है यहां पर कि लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले जस्टिस पाने के लिए, तो ऐसा कोई प्रोसीजर जो है वो स्टेब्लिश करना पड़ेगा। और वो कब होगा? जब इंसान के पास में पैसा ना हो, वो तब भी यहां पर जाकर अपना जस्टिस ले सके। जैसे कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो गया, डिसेबल सेक्शन हो गया, तो उनके लिए यहां पर चीजें प्रोवाइड कराने की बात की जाती है। अब ये तो हो गया सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब क्या हमारे अधिकार भी हैं यहां पर ये काम करने के लिए? जी हाँ, पार्ट 3 के अंदर जब आप लोग जाओगे यहां पर संविधान के अंदर में, तो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये जो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक ये फंडामेंटल राइट है, इसमें आर्टिकल 14 के बारे में यहां पर बात की जा रही है। ठीक है, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 22 भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये क्या बोलते हैं कि स्टेट जो है वो इक्वलिटी करेगा बिफोर लॉ एंड लीगल सिस्टम के तहत यहां पर लोगों को न्याय प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया? इसका मतलब आप लोग खुद भी समझ सकते हैं। जब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 14 के बारे में, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में बात करता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ के बारे में बात करता है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो जब ये बातें यहां पर बोली गई हैं ऑलरेडी, तो यहां पर उसके तहत ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सरकार की यहां पर ये प्रोवाइड कराई जाए। तो इसके तहत यहां पर आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप लोग बोल सकते हैं। और इसी के थ्रू आप लोग बोलते हैं कि ऑल्टरनेटिव जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है वो यहां पर सपोर्ट किया जाता है और इसी के तहत यहां पर सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था 2014 का, याद है ना वो,
उसी के तहत ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को थर्ड जेंडर बनाया गया हमारे देश के अंदर में। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करती है यहाँ पर ये पर्टिकुलर ऑथोरिटी, और आज की डेट में तो ये काफ़ी अच्छे से काम कर रही है। जैसे कि इसका ना एप्लीकेशन वगैरह भी आप लोगों को आज की डेट में देखने को मिलेगा, जिसके तहत यहाँ पर काम किया जाता है। टेली लॉ हो गया, ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसके तहत यहाँ पर काम किया जा रहा है अच्छे लेवल पर। तो ये एक अच्छे लेवल पर आज के डेट में सिस्टम जो है वो चलता हुआ आप लोगों को नजर आता है। तो मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को इसके रिलेटेड कोई डाउट होना चाहिए। तो सारी चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और ये क्या था पूरा आर्टिकल, इसके बारे में भी अभी कोई डाउट आप लोगों के मन में नहीं रहा होगा, ठीक है। अगर हो तो बताना, उसको दूर किया जाएगा, इसीलिए तो बैठे हैं, टेंशन नहीं लिया करते। तो कैसा लगा आर्टिकल, फीडबैक जरूर देना। दोस्तों ये जो न्यूज़ है ये खून खौलाने वाली है, यानी कि जब इंसान सुनता है ऐसी ऐसी हरकतें तो मन करता है कि घुस करना चाइना को पटक पटक कर मारे। आखिर क्या है पूरी न्यूज़ और क्या है बेसिक इन्फॉर्मेशन और क्या है करंट, सारी बातें डिस्कस करूंगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बताएंगे, और इंडिया और चाइना के बीच में कुछ रिलेशन के बारे में बेसिक चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। बात की जा रही है यहाँ पर स्टेपल्ड वीज़ा के बारे में। ये स्टेपल्ड वीज़ा क्या है और क्यों अरुणाचल प्रदेश का जब भी नाम आता है ये स्टेपल्ड वीज़ा जो है वो न्यूज़ में आता है, और क्यों इंडिया जो है इसको अनएक्सेप्टेबल बोलता है। आखिर क्या है ये पूरा मुद्दा, क्यों हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बार बार चाइना को मन करता है कि गरियाएं जाकर, ये आखिर क्या मुद्दा है पूरा समझते हैं। अभी चाइना के अंदर में एक पर्टिकुलर समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम है, बेसिकली ये आप लोगों को चाइना के अंदर में देखने को मिल रहे थे। इसमें हमारे देश के 8 ऐसे खिलाड़ी थे जिनको उसमें पार्टिसिपेट करना था। उनमें से 3 खिलाड़ी जो थे वो थे अरुणाचल प्रदेश से। तो जो अरुणाचल प्रदेश से खिलाड़ी थे उनको चाइना ने नॉर्मल वीजा न देकर उनको स्टेपल्ड वीजा दे दिया। क्यों? क्योंकि चाइना ये मानता है कि जो अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है वो चाइना का ही रीजन है, मतलब उसको ये लगता है कि हमारा ही है। हम कहते हैं भाई साहब दारू पी रखी है क्या, उड़ जाओ यार, देख लो कौन है, किसकी सरकार बन रही है वहां पर, ये तो देख लो 1 मिनट। चाइना इसको बोलता है ये मेरा रीजन है, और इसको क्या बताता है, इसको सदन तिब्बत बताता है, यानी कि तिब्बत का साउथ वाला पोर्शन। वो तो शुक्र मानो हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि तिब्बत तुम्हारा है, वरना हरकतें तुम्हारी ऐसी है नहीं है। तुमने तिब्बत भी जो है एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं वो गलत तरीके से अपने कंट्रोल में लिया, और ऊपर से हमारे अरुणाचल प्रदेश को बोला कि सदन तिब्बत है, ये भी मेरा होना चाहिए। तो ये आप लोग देख सकते हैं सदन तिब्बत, और इसको एक और नाम से पुकारता है, इसको बेसिकली जगनान के नाम से भी यहाँ पर जानता है। तो जगनान या फिर सदन तिब्बत आप लोगों को कहीं देखने को मिले तो समझ जाना। क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे कभी शायद इसके ऊपर। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ऐसे शब्द को हम लोग नहीं चाहते प्रमोट करना, पर लेकिन अगर कहीं पर आप लोगों को दिखे कुछ ऐसी बात चल रही है कि हाँ चाइना क्या करता है, बार बार नाम चेंज करता रहता है किसी न किसी रीजन के अरुणाचल प्रदेश के अंदर में, क्योंकि रीजन इसका सीधा सीधा ये कि जब इंडिया और चाइना के बीच में एक लाइन खींची गई जिसको हम लोग मैकमोहन लाइन बोलते हैं, तो चाइना इस मैकमोहन लाइन को मानता ही नहीं है। वो कहता है कि हम इसको नहीं मानते हैं, ये एक ऐसे टाइम पर खींची गई जब हमारा जो चाइना है वो चाइना एग्जिस्टेंस में नहीं आया। मतलब देखो एक दोगलापन बताऊं मैं आप लोगों को, देखिए कितना दोगला इंसान है, वो दोगलापन आप लोग देखो। जब यहां पर ये साउथ चाइना सी में बात करते हैं तो ये बोलते हैं पूरा का पूरा साउथ चाइना सी हमारा है। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वज जो है इस पे राज किया करते थे, तो पूरा साउथ चाइना सी हमारा है। ऐसे तो हम लोग बोलते हैं भाई साहब सारा का सारा पूरा रीजन हमारा है, हमारे बहुत बड़े बड़े राजा हुए उन्होंने राज किया है। चलो ये तो बात एक होगी कि हाँ पूरा का पूरा, मतलब पुरानी बातें मान रहे हैं यहाँ पर कि पूरा का पूरा ये रीजन हमारा है क्योंकि हमारे लोग यहाँ पर राज किया करते थे, मतलब अब इनके हमारे लोग हो गए। पर लेकिन जब यहाँ पर ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट किया जा रहा था अरुणाचल प्रदेश को लेकर और मैकमोहन लाइन खींची जा रही थी यहाँ पर, उस टाइम पर जो ये सारी चीजें शिमला के अंदर में हुई हमारे देश के अंदर में, तो शिमला कन्वेंशन बोला जाता है 1914 का। तो जब 1914 में ये सारी चीजें हो रही थी तो उसको लेकर चाइना ये कहता है कि तब तक हम जो है हम इसको नहीं मानेंगे, हमारी जो मेन गवर्नमेंट है वो बाद में चलकर ये बेसिकली हमारे हाथ में सारी चीजें आई, इसलिए ये जो है ऐसी बातें जो अंग्रेजों के टाइम की थी तो हम इसको नहीं मानेंगे। मतलब तुम ये तो मानने के लिए तैयार हो कि साउथ चाइना सी पूरा तुम्हारा है क्योंकि तुम वहां पर रूल करते थे, तुम्हारे लोग वहां पर रूल करते थे, तुम्हारे ही लोगों ने ये एग्रीमेंट साइन किया, अब तुम इसको मानने के लिए तैयार नहीं हो क्योंकि तुम उस टाइम पर जो है आजाद नहीं थे। अबे इनको ना भगा भगा कर मारो, ठीक है। तो शिमला कन्वेंशन याद रखिएगा, उसके थ्रू यहाँ पर मैकमोहन लाइन है जो कि इंडिया और बेसिकली चाइना तो बोलना भी गलत होगा यहाँ पर, ये इंडिया और तिब्बत के बीच में हुआ करती थी, ठीक है। तो आज की डेट में वो तिब्बत को जो चाइना अपने कंट्रोल में ले बैठा है, इसीलिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन को क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये जो पर्टिकुलर रीजन है ये हो गया सदन तिब्बत, और यहाँ का कोई भी इंसान जो है उसको एक नॉर्मल वीजे की रिक्वायरमेंट है ही नहीं है।
हम एक स्टेपल वीजा दे देंगे। स्टेपल वीजा ये बेसिकली जो वर्ड है ना, स्टेपल, इसका मतलब कच्चा वीजा, यानी कि फिक्स नहीं है कि हाँ ये कोई एक तरीके से वीजा है, कच्चा वीजा आप लोग बोल सकते हो। मतलब एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक ऐसा वीजा है जिसको नॉर्मली वीजा की कैटेगरी में आप लोग नॉर्मली नहीं रखते हैं, और जब जब चाइना यहां पर इसके बारे में बात करता है, हमने आज तक भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया है कि हाँ कोई ऐसा वीजा भी यहां पर है, ठीक है। पर लेकिन ये दो हमारे देश के लोगों को यहां पर ये ऐसा वीजा प्रोवाइड कराता है, ये याद रखना। बदतमीजी क्या है, एक तो अरुणाचल प्रदेश के लिए और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक्साइज चिन्ह वाला पोर्शन आप लोगों को यहां पर चाइना के कंट्रोल में है। तो यहां पर आज की डेट में ये उसको भी अपना रीजन बताता है। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि कब से कब तक यहां पर चीजें चल रही हैं, 2005 से तो इसने ये हरकतें करना स्टार्ट की अरुणाचल प्रदेश को लेकर, ठीक है। और अभी रिसेंटली 2008 और 9 में इसने ये चीजें स्टार्ट की करना जम्मू एंड कश्मीर को लेकर, यानी कि इन दो रीजन के लिए ये स्टेपल वीजा देते हैं। और ये पूरा का पूरा मुद्दा क्या है, पूरा का पूरा मुद्दा है सामने वाले को चिढ़ाने का, यानी कि इनको पता है कि ऐसी बात हम लोग बोलेंगे चाइना जो है बेसिकली इंडिया वाले जो है वो चिढ़ेंगे और फिर उल्टी सीधी वो है तू मैमा होगी, वो हरकतें इनको चाहिए। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि इसकी ऐसी हरकतें करने की वजह से हमारा रीजन जो कि हमारा है उस पे कहीं ना कहीं एक डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है कि चाइना और इंडिया के बीच में डिस्प्यूटेड रीजन है। मतलब ये इसको ये दिखाने की कोशिश करते हैं इंडिया का रीजन नहीं है, ये डिस्प्यूटेड रीजन है, ये एक लड़ाई वाला रीजन आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन को आप लोग देखो, कई सारे लोग क्या बोलेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई का मुद्दा है। भाई साहब, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई का मुद्दा कैसे हो गया? वो तो ऑलरेडी जो राजा थे उस टाइम पर उन्होंने साइन किया था एक्सेशन जो एग्रीमेंट प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में, वो हमारा रीजन है, वो लड़ाई का रीजन ही नहीं है। लड़ाई का रीजन तो तब होता अगर बंटवारा हो भाई साहब दोनों के बीच में कि ये तुम्हारा ये मेरा, तुम्हारा कहां से हो गया? वो तो बाकायदा साइन करके हमारा है, वो बेकायदा हमारे बेसिकली पार्ट में मिल चुके थे भाई साहब उस टाइम पर जो राजा थे, तो तुम्हारा कहां से हो गया? तो ये कोई मुद्दा नहीं है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अगर कोई आप लोगों से पूछे मेन मुद्दा क्या है आज की डेट में, आप लोगों ने देखा होगा जहां भी कोई बात होती है हम लोग क्या बोलते हैं, पाकिस्तान के साथ में कभी व्यापार नहीं करेंगे जब तक वो टेररिज्म को खत्म न कर दे, ठीक है। तो टेररिज्म मेन मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा, ना कि मेन मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या, ना कि मेन मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर वाला या फिर चाइना और इंडिया के बीच में अरुणाचल प्रदेश वाला। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछ ले जाते हैं, तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अभी जो मुद्दा चल रहा है वो मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया। तो यहां पर दोनों तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये क्या करते हैं, बार बार स्टेपल वीजा की बात करते हैं, तो इसलिए हमारे जो खिलाड़ी थे बेचारे, सोचो उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, पर्टिकुलर कोई गेम आएगा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, अब वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए चाइना की ये गंदी हरकतों की वजह से, ये आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से यहां पर ये सारी चीजें फिर निकल कर आती हैं। तो इंडिया का जो रेस्पॉन्स रहता है, कुछ भी ऐसी हरकतें आती हैं तो हमारे भाई साहब पूरा रेस्पॉन्स आता है, हम लोग ढंग से इसके बारे में बातें करते हैं, हम लोग प्रॉपर एक रेस्पॉन्स देते हैं यहाँ पर कि एक तरीके से प्रोटेस्ट किया जाता है, डिप्लोमेटिक जो एफर्ट भी डाले जाते हैं कि चाइना ऐसी बदतमीजी न काटे। रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द स्टेपल वीजा हम लोगों ने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, और सबसे बड़ी बात है हमारी सोवरेनिटी का हनन है यार। मतलब तुम इनकी हरकतें देखो यार, मतलब एक नहीं कहते कि गंदी हरकतें कितनी है, हमारे देश के अंदर से तुम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर निकाल कर ले जा रहे हो। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नाम भी अपना रख रखा है इसमें पहले चाइना, क्योंकि तुम पैसा दे रहे हो, जमीन वाले किसी को पूछ ही नहीं रहे, मतलब अपने आप ही बस वही। तो वो वाली हरकतें आप लोग देख सकते हैं। और चाइना की ये नीति है, हमेशा क्या करता है कि किसी पर्टिकुलर देश के दो रीजन अपने कंट्रोल में कर लेता है और फिर बोलता है कि ये वाला छोड़ दूंगा, ये वाला मुझे दे दे। ऐसा ही से भूटान के साथ में कर रहे हैं, ऐसा ही हमारे साथ में कर रहा है, ऐसा ही अलग अलग देशों के साथ में करता है। तो ये बदतमीजी इसकी देख रहे हो किस लेवल पर जाकर ये खेलता है, अपने आप को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझता है, पर ये इतना बदतमीज है, इसकी वजह से पूरे रीजन में अशांति रहती है आज की डेट में। चाहे आप लोग इस पर्टिकुलर रीजन में बात करें, चाहे ओशन वाले रीजन में बात करें, चाहे यहाँ पर इसकी हरकतें कॉन्टिन्यूसली आप लोगों को देखने को मिलती है। और ये रीजन इतना ज्यादा न्यूज में रहता है, इसकी वजह से बार बार यहाँ से कई बार क्वेश्चन भी बन जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पर इस रीजन के बारे में। स्टेपल वीजा मैंने आप लोगों को बता दिया, क्यों न्यूज में सारी बातें बता दी। अब एक छोटी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड ये है कि जिसको ये नहीं पता कि वीजा और पासपोर्ट में क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले तो ये बताओ कि किस किस के पास में पासपोर्ट है किसी के पास में? जिसके पास में नहीं है वो बनवा लेना, ठीक है। घूमने चलेंगे अरुणाचल प्रदेश में मतलब चाइना वालों को ना मतलब अलग ही लेवल का मजा आता है, मतलब एक अलग ही लेवल के नहीं प्राणी है जो बदतमीजी होते हैं, वो सारी बदतमीजी करते हैं बिल्कुल, ठीक है। चलिए जो भी है, अरुणाचल प्रदेश हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। नहीं मानेंगे तो सनी देओल को बोलेंगे कि एक मूवी उधर भी बना दो ताकि चाइना वाले इधर को भटके ना आगे, ठीक है। तो जो वीज़ा होता है बेसिकली वो किसके द्वारा दिया जाता है? जिस कंट्री में आप लोग विजिट कर रहे हो, ठीक है, तो उसके द्वारा वीज़ा दिया जाता है। और जो पासपोर्ट होता है वो किसके द्वारा दिया जाता है? वो अपनी खुद की कंट्री के द्वारा दिया जाता है। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री जो है वो पासपोर्ट देती है,
और होम मिनिस्ट्री जो है नॉर्मली अगर देखा जाए तो एक जो वैलिड सर्टिफिकेशन होता है वो होम मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है, क्योंकि हमारे देश के अंदर में कोई एंट्री कर रहा है, ठीक है। नॉर्मली अगर बात करें तो यहाँ पर ये पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलता है। पर लेकिन आज के डेट में वीज़ा फ्री एंट्री आप लोगों ने सुना होगा कई सारे देश में, तो उन देश के साथ में अच्छे रिलेशन है, वो कह रहे हैं कि क्या करोगे वीज़ा का। अब स्टेपल वीज़ा के बारे में अगर बात करें तो इसका नाम स्टेपल डाउन है कि स्टेपल कर दो इसको, तो इसको स्टेपल किया जाता है या फिर पिन लगाया जाता है, यानी कि ऐसा है ये एक तरीके से अनस्टैम्प्ड, यानी कि इसके ऊपर कोई स्टैंप नहीं लगा होता है, कोई मोहर नहीं लगी होती है, जस्ट पासपोर्ट के साथ में इसको अटैच करने की कोशिश की जाती है ऐसे पिन लगाकर, ठीक है। जबकि एक नॉर्मल वीज़ा रहता है वो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं उसको फिक्स किया जाता है और स्टैंप किया जाता है डायरेक्टली ऑन पासपोर्ट कि हाँ यहाँ आप लोग विजिट किए हो, तो उस पर तुरंत आप लोग की मोहर जो है लग जाएगी कहीं अगर घूमने गए हो तो, ठीक है। अगर घर वालों ने उठा के देख लिया पासपोर्ट तो समझ जाएंगे अगर कोई बार बार घूम रहा है इधर उधर, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये इसके बीच में कन्फ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो वो क्या होता है एक तरीके से अटैच होता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आप लोगों से डिस्कस कर लेते हैं, इसी बहाने से कई सारी बातें और जानने को मिल जाएगी कि बेस्ट डिस्क्राइब कौन करता है स्टेपल्ड वीज़ा को। तो यहाँ पर जब सारी स्टेटमेंट पढ़ोगे तो जो लास्ट वाली स्टेटमेंट है बोला गया इट इज़ ए वीज़ा दैट इज अटैच्ड टू ए सेपरेट पीस ऑफ पेपर इंस्टेड ऑफ बीइंग स्टैम्प्ड डायरेक्टली टू इन द पासपोर्ट, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जो डेफिनेशन है ये इसको डिफाइन करती है स्टेपल वीज़ा को। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बने तो कन्फ्यूजियाना आप लोग को कतई नहीं है, ठीक है। इंडिया और रिलेशन के जो इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में जब बात करते हैं अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले भी 2017 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, आप लोग देखते हैं कि चाइना की बदतमीजी क्या होती है, बोलता है कि भाई साहब इकोनॉमिक रिलेशन अच्छे बना लो बस मेरे साथ में, मतलब तुम हमारे साथ से व्यापार कर करके पैसे कमा लो और ऊपर से हमारी बाउंड्री पर जो है आके हम ही को आंख दिखाओ और फिर बोलो कि इसको छोड़ो बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले व्यापार कर लो। ये अच्छी बात है। ऐसे ही आप लोगों को देखने को मिलेगा पाकिस्तान के साथ में रिलेशन के बारे में बात करें हम साफ साफ बोलते हैं टेररिज्म को पहले खत्म करो उसके बाद में तुम्हारे साथ में सोचेंगे कैसा व्यवहार करना है, ठीक है। तो ये कंडीशन है। तो क्वेश्चन और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और कई बार लोकेशन की भी बातें की जाती है, खासकर जब इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में आती है। तो बेसिक चीजें आप लोग जब रखोगे याद तो एग्जाम में कंफर्टेबल फील करोगे, चाहे प्रीलिम्स में पूछे, कोई इंटरव्यू में पूछे, कोई मेंस में पूछे, कहीं भी पूछ ले, अगर कुछ चीजें प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर कंफ्यूज आओगे नहीं, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, कोई डाउट हो तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। कैसा लगा आर्टिकल, और चाइना के लिए कुछ शब्द लिख सकते हो अच्छे से मन में हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। मजा आया कि नहीं आया आर्टिकल के अंदर में, फीडबैक जरूर देना। 1 सेकंड लगी लाइक करके या फिर डिसलाइक करके बता देना, 1 सेकंड में आप लोग फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से उसको जरूर आप लोग फीडबैक को देना। बाकी क्विक न्यूज में कई सारी न्यूज है छोटी छोटी, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने अप्रिशिएट किया है जो ये बिल जो है वो पास किया गया है, तो इसके चलते महिलाओं को काफी एक अच्छा कॉन्फिडेंस भी देखने को मिल रहा है देश के अंदर में, ये बातें यहाँ पर बोली गई है। एस जयशंकर साहब जो हैं वो क्वाड की मीटिंग में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसके बारे में न्यूज जो है वो रेगुलर कई दिन तक आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो टेंशन मत लेना, ये न्यूज आगे भी रिपीट होती नजर आएगी। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। हमारे देश में रेलवे जो कि यहाँ पर एक्सीडेंट कई सारे होते हैं, तो पहले जिनको यहाँ पर 50,000 रुपए मिलते थे, किसी की जान चली जाती थी, अब 5 लाख रुपए मिलेंगे। अगर किसी को अच्छा खासा इंजरी हो गई है उसको 25,000 मिलते थे, अब 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। थोड़ी बहुत इंजरी होती थी 5,000 मिलते थे, जिसका कोई मतलब नहीं है, अब 50,000 मिलेंगे। तो ये रेलवे के द्वारा यहाँ पर ये चीज स्टार्ट की गई है, तो रेलवे एक्ट के थ्रू यहाँ पर ये सारी सपोर्ट प्रोवाइड कराई जा रही है, ठीक है। कनाडा से अच्छी न्यूज ये निकल कर आ रही है कि कनाडा में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ये खुद कनाडा की यूनिवर्सिटी ने जो है बातें सामने निकाल कर बोली है कि उन पर कोई भी इंपैक्ट जो है वो नहीं पड़ने वाला है, उनको हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे। ये बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। बाकी यूक्रेन जो है वो बेसिकली अपने तामझाम लगाए बैठा है रशिया के साथ में, और आज की डेट में बस बोल सकते हो कि 2 साल से क्या कंडीशन चल रही है वो आप लोगों के सामने ही है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर रशिया के जो फ्लीट है उसके ऊपर यहाँ पर अटैक किया गया है यूक्रेन के द्वारा, जिसकी वजह से ये न्यूज़ निकल कर आ रही है, ठीक है। तो सोचने वाली बात है, देखते हैं कहाँ पर जाकर चीज़ें रुकती हैं। ये एक ऐसी न्यूज़ है जो काफ़ी लंबे समय से न्यूज़ में है और फिर से अक्टूबर में न्यूज़ में आएगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला है कि रेप, मैरिटल रेप यानी कि शादी जब होती है तो उस विवाह में रेप कंसिडर किया जाएगा या फिर नहीं, तो इसको अक्टूबर में सुना जाएगा। तो बहुत बड़ा ये एक डिसीजन होगा, सोसाइटी पर एक ह्यूज इंपैक्ट डालेगा। अब देखने वाली बात है कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए वेट करो थोड़ा सा। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज लगी थी मुझे। यहाँ पर बेसिकली आज के डे में जो पाक ऑक्युपाइड एरिया है वहां पर पॉलिटिकल पार्टी यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी है, उसके प्रेसिडेंट जो है जिनका नाम है सरदार शौकत अली, उनके द्वारा बोला गया कि आज की डेट में पाक ऑक्युपाइड एरिया में बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। यहाँ पर इसके ऊपर काम करना जरूरी है। यहाँ पर लोगों की ह्यूमन राइट का हनन हो रहा है आज की डेट में, काफी सारी प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो यूएन को बोल रहे हैं कि भाई साहब आकर झांक लो,
ताकि थोड़ा बहुत सोल्यूशन यहाँ पर निकाला जा सके, क्योंकि इंसानों को इंसानी नहीं माना जा रहा है। यहाँ पर बिजली का प्राइस बढ़ रहा है, लोग जो है प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं यहाँ पर रिसोर्सेज के बारे में, और इनकी सिटीजनशिप को भी ढंग से ट्रीटमेंट नहीं मिलता अगर देखा जाए तो, ठीक है। ह्यूमन राइट का हनन हो रहा है, तो ये बातें हैं। पाक ऑक्युपाइड एरिया क्योंकि हमारा एरिया है तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो टीम ने काफी शानदार चार्ट बनाया है, ठीक है। ऐसे ऐसे कई सारे चार्ट हैं आज के बेसिकली इसके अंदर में, तो कह रहे हैं कि सर ये दिखाना जरूर ये बड़ी मेहनत से बनाए गए। मैंने कहा ठीक है यार, ठीक है। बाकी ये टेररिस्ट टेस्ट के बारे में आप लोगों को पता है, ये मर गए हैं, तो एक अच्छी खबर निकल कर आई हमारे देश के लिए, और कनाडा को जवाब देना पड़ा तो उसके इसमें जवाब भी नहीं मिला। पर इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये क्रिमिनल कैटेगरी के लोग कनाडा में जाके बस कैसे जाते हैं, मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है। इन्हें वीजा कौन दे देता है वहां पर एंट्री करने के लिए, कैसे पासपोर्ट मिल जाता है, ये वाली बातें हैं। बाकी यहाँ पर पूरी बात अगर बात करें खालिस्तान के बारे में, तो ये भी पॉइंट्स की फॉर्म में चार्ट आप लोगों के सामने रखा गया है, ठीक है। थोड़ा सा देख लेना, कुछ दिक्कत होगी तो फिर इसको एक्सप्लेन कर जाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी और बहुत सारी न्यूज है यार, ठीक है। हल्का सा ये क्वेश्चन है, आप लोग इनको अटेम्प्ट करके देखो अभी, फिर कल इनके बारे में डिस्कस करूंगा, और बहुत सारी चीजें और अपडेट करनी है। आप लोग मंडे से आप लोगों की चीजें जो हैं वो सिस्टमेटिक वे में लेंगे आएंगे, और टीम के साथ में अच्छे से बात की जा रही है। इनके क्वेश्चन के आंसर अभी पीपीटी में है, इनको टेंशन मत लेना आप लोग, ठीक है। अटेम्प्ट कर लीजिए इनको। और एक चीज देखने को मिली जो मुझे काफी मतलब एप्लीकेशन पर जो टीम थी उन्होंने बोला कि सर जैसे हमारा यूपीएससी की जो क्लासेस चलती हैं उसके अंदर में एडमिशन स्टार्टिंग में काफी ज्यादा हुए थे, ठीक है। उस टाइम पर सी सेट में एडमिशन नहीं हुए थे, कह रहे कि सी सेट में अब एडमिशन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ये क्या चक्कर पड़ रहा है। मैंने कहा अब प्रेशर पड़ रहा होगा दिमाग पर सी सेट को लेकर, पहले तो सी सेट को हल्के में ले रहे थे, अभी जो है सी सेट याद आ रहा होगा तो अभी सी सेट के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं कि जब मंथ का एंड आता है तो सी सेट का कोर्स लेने वाले ध्यान रखना कि कोशिश करना कि जो मंथ का जो ट्रांजिशन वाला फेज रहता है उसमें मत लेना। जैसे कि आप लोग अगर 25, 26, 27 में लोगे, क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों को फिर कई सारे बच्चे उसके बाद में फिर बोलते हैं कि सर हमको फाउंडेशन कोर्स में जाना है, तो दिक्कत फिर यहाँ पर ये हो जाती है कि उसमें जीएसटी वगैरह सारी चीजें कट जाती हैं, ठीक है। तो आप लोगों को फिर नुकसान होगा उसका, तो कोशिश करना कि अगर मंथ कंप्लीट हो जाए या फिर उससे थोड़ा सा पहले ही लेना, ताकि अगर फाउंडेशन कोर्स में फिर जाने का आप लोगों का मन करे तो यहाँ पर आप लोगों का नुकसान ना हो। सी सेट वाला आप लोगों का रिफंड हो जाएगा, क्योंकि फाउंडेशन में अलग से सी सेट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी है पूरा, इसमें आप लोग देखना यहाँ पर। और ये हो गया आप लोगों का नेशनल पार्क, और ये हो गई आप लोगों की वोकेबलरी, ठीक है। कल कर लेंगे अच्छे से, बस थोड़ा सा ट्रांजिशन फेज है, टेंशन मत लेना, सारी चीजें सिस्टमेटिक वे में लेकर चलेंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखो। मतलब 30 मिनट का ना बिल्कुल वो हो गया बना बनाया सारा, मुझे लगा कि यार ये क्या हो गया, इतने मजे में डिस्कस किया था ना मैंने, वो सारा का सारा बस वही है, फिर सारा पैटर्न खराब हो जाएगा। क्योंकि इसके बाद में फिर आप लोग का टेस्ट वेस्ट भी आना है एप्लीकेशन के ऊपर, वो भी सारी चीजें शेड्यूल वे बेसिकली कर रहे हैं उसके ऊपर, वो भी टेस्ट पूरा एनालिसिस करके, तो उसके लिए भी तैयार रहना आप लोग। फ्री टेस्ट भी आएगा आप लोग का 5 बजे, तो एप्लीकेशन के ऊपर आप लोग तैयार रहना। फीडबैक जरूर देना, जैसा भी आप लोगों को लगे, अच्छा या बुरा बता देना यार, ठीक है ना। तो पूरी टीम की मेहनत लगी हुई है, तो टीम को अप्रिशिएट कर दिया करो कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए, बड़ों का नमस्ते, छोटों का प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो।